कॉन्सर्ट में मैं स्टेज पर खड़ी उस स्लिम लॉन्ग लेग्स वाली आर्टिस्ट को चिल्लाकर बोल पड़ा, सिस्टर, तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो यार, उन लंबी टांगों को तो देखो। जैसे ही मैंने ये बोला, मेरा क्लोज फ्रेंड तुरंत मेरा मुंह कवर कर देता है और फुसफुसाकर कहता है, ये लाइव ब्रॉडकास्ट है भाई, तुझे अपनी वाइफ की जलन का जरा भी डर नहीं है क्या? उसके सस्पिशियस लुक को फेस करते हुए भी मैं पूरी तरह चिल मूड में उस फीमेल आर्टिस्ट के साथ फ्लर्ट करता रहा, बिल्कुल टेंशन फ्री। मैंने कहा, अब मेरी कोई वाइफ नहीं है, हम लोग पहले ही डिवोर्स ले चुके हैं। मेरा दोस्त एक पल के लिए शॉक हो गया, जैसे उसने गलत सुन लिया हो। मैं हल्का सा स्मर्क करके उसके कान में चिल्लाया कि मैंने उस टाइकून वाइफ को पहले ही डिवोर्स दे दिया है। जैसे ही मैंने ये लाइन बोली, पूरा हॉल अचानक से साइलेंट हो गया। हर कोई मेरी तरफ घूरने लगा और मेरे दोस्त की घबराई हुई आंखें देखकर मुझे धीरे धीरे आसपास का अजीब माहौल समझ आने लगा। बिना किसी वजह के मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा और मैंने इंस्टिंक्ट से पीछे मुड़कर देखा। बिखरी हुई लाइट्स के बीच एक औरत, जिसकी माथे की नसें उभरी हुई थीं, ब्लडशॉट आंखों से मुझे घूर रही थी। वो गुस्से से भरी हुई लग रही थी। मैं हैरान तो था, लेकिन पिछले जन्म में मैं और जियांग न्यान्सी सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट के लिए शादी किए थे। हमारे एक बेटा और एक बेटी थे। हम 62 साल तक साथ रहे, लेकिन कभी खुश नहीं रहे, क्योंकि जियांग न्यान्सी के दिल में हमेशा उसका पहला प्यार जिंदा था, शियाओ जियान। और उससे भी बुरा ये कि हमारे दोनों बच्चे भी शियाओ जियान को पसंद करने लगे और धीरे धीरे मुझसे दूर हो गए। बुढ़ापे में मुझे अल्जाइमर हो गया। जियांग न्यान्सी ने आराम और रिकवरी का बहाना बनाकर मेरे बर्थडे के दिन मुझे पुराने घर में अकेला छोड़ दिया। मैंने कांपते हाथों से वाइफ और बच्चों को कॉल किया तो पता चला कि वो लोग शियाओ जियान के साथ वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। मैं खुद के लिए लॉन्ग लाइफ नूडल्स बनाने गया, लेकिन कंफ्यूज मेमोरी की वजह से स्टोव ऑफ करना भूल गया और आग ने मेरे शरीर को घेर लिया। उस वक्त दिल से मेरी बस एक ही विश थी कि अगर अगला जन्म मिला तो मैं कभी भी उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। इसलिए जब मैं रिबॉर्न हुआ तो सबसे पहले मैंने डिवोर्स पेपर्स लेकर उसके व्हाइट मूनलाइट लवर के पास गया और सीधा बोला, मुझे डिवोर्स चाहिए जियांग न्यान्सी, अब तुम्हारी है और बच्चे भी तुम्हारे हैं। शियाओ जियान मुझे देखकर शॉक हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं खुद से पीछे हट रहा हूं। मैंने बस शांत तरीके से कहा, क्योंकि वो सब तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं तो यही सबकी विश पूरी कर देगा। बस कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होने के बाद उसे साइन करवा देना, मैं चला जाऊंगा। इस बार मैं पुरानी गलतियां रिपीट नहीं करूंगा और ना ही वो मिस्टर लियू बनूंगा जिसे हर कोई इग्नोर करता है। शियाओ जियान अनजाने में अपने ग्लास के किनारे को छूते हुए भौहें चढ़ाकर बोला, लियू हाउ यू, तुम आखिर कौन सा गेम खेल रहे हो? मैं उसके चेहरे पर बदलते एक्सप्रेशंस को देखकर शांत आवाज में दोबारा बोला, मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूं, मुझे बस अब ये सब काफी लग रहा है। तुम्हें पता है बाहर कितने लोग तुम्हारी जगह होना चाहते हैं? मैं उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोला, इसलिए मैं ये जगह तुम्हें दे रहा हूं। शियाओ जियान के चेहरे पर आखिरकार एक क्रैक सा दिखा। उसने एग्रीमेंट को काफी देर तक घूरा और आखिर में उसे उठा ही लिया। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो अब मैं फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना, जो चीज मेरे हाथ में आती है उसे मैं कभी वापस नहीं करता। टेंशन मत लो, मैंने हल्की स्माइल के साथ कहा। मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि पिछली जिंदगी में मैं लाइफ टाइम अकेलेपन का स्वाद पहले ही चख चुका हूं। शियाओ जियान खड़ा हुआ और कैफे के दूसरे टेबल पर जाकर बैठ गया। फिर बड़े एलिगेंट तरीके से अपना फोन निकाला। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर हल्के से टैप करने लगीं और जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, उसकी आवाज तुरंत सॉफ्ट हो गई। नैन्सी, मैं लैम्सन कैफे में हूं, क्या तुम मुझे पिक करने आ सकती हो? मैं एक साइड बैठा था, मेरे होंठों पर हल्की कड़वी स्माइल आ गई। क्या कभी ऐसा भी टाइम था जब मैं जियांग न्यान्सी को 10 बार कॉल करता था और 9 बार उसका असिस्टेंट फोन उठाता था? लेकिन अब 20 मिनट से भी कम समय में वो औरत जो हमेशा मीटिंग्स में बिजी रहती थी, कैफे के एंट्रेंस पर दिखाई दी। ग्लास विंडो के पार मैंने देखा जियांग न्यान्सी लंबे कदमों से अंदर आई। उसका हाई एंड व्हाइट सूट ड्रेस उसकी स्लिम लॉन्ग लेग्स को और हाईलाइट कर रहा था। 5 साल का लियू यूचेन और 4 साल की लियू यूए जैसे ही शियाओ जियान को देखते हैं उसकी तरफ भागते हुए जाते हैं, उसे हग और किस करने लगते हैं। अंकल जीन, लियू यूए ने स्वीट आवाज में कहा और अपना छोटा सा चेहरा शियाओ जियान के चेस्ट से लगाकर रगड़ने लगी। जियांग न्यान्सी ने टेबल पर एक केक बॉक्स रखा। उसकी पतली उंगलियों ने उसे हल्के से आगे सरकाया। ये वही चॉकलेट फ्लेवर है जो तुम्हें पसंद है, मैंने खास तौर पर शेफ से शुगर कम करवाया है। शियाओ जियान की आंखें चमक उठी। तुम हमेशा सब कुछ सबसे अच्छा याद रखती हो। मैं कोने में बैठा था, मेरी उंगलियां अनजाने में मेरी हथेली में ढंसने लगीं। 6 साल की शादी में जियांग न्यान्सी को यह तक नहीं पता था कि मुझे कौन सा फ्लेवर पसंद है। पिछली जिंदगी में जब मैं हॉस्पिटल में था और मुझे मूंग दाल का केक खाने का मन था, उसने बस अपने असिस्टेंट से कुछ भी लाने को कह दिया और नतीजा आम फ्लेवर बाव आया जिससे मुझे एलर्जी थी। आज रात क्या खाना चाहोगे? जियांग न्यान्सी की आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो गई। फ्रेंच या चाइनीज? शियाओ जियान मुस्कुराया और अपने बैग से डिवोर्स एग्रीमेंट निकालकर बोला, खाने से पहले एक डॉक्यूमेंट है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं।
उसने सिग्नेचर वाले पेज पर खोल दिया। मैंने एक विला ढूंढा है, लेकिन मेरे पास कैश कम है। तुम जियांग न्यान्सी ने बिना कंटेंट देखे सीधे पेन उठाकर साइन कर दिया। हमारे बीच इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? अंकल जीन नया घर लेना चाहते हैं। लिu यूचेन ने अपना चेहरा उठाकर पूछा। मम्मी, हमारे लिए भी बगल में एक घर ले लो। मैं और बहन अंकल जियान के साथ रहना चाहते हैं। हम रोज पापा के साथ नहीं रहना चाहते। जियांग न्यान्सी ने हल्का सा फ्राउन किया, लेकिन बच्चों की एक्सपेक्टेंट आंखें देखकर फिर भी कहा, ठीक है, ले लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। शियाओ, जियान ने जल्दी से कहा, वह यूचेन युए और तुम्हारे लिए 3 कमरे छोड़ देगा। तुम लोग जब चाहो आ सकते हो। बच्चे खुशी से चीयर करने लगे। लिu युए ने तो शियाओ जियान की गर्दन पकड़कर उसे एक किस भी कर दिया। अंकल जीन सबसे बेस्ट हैं पापा से 1000 गुना अच्छे। मेरा दिल जैसे किसी अदृश्य हाथ ने जोर से दबा दिया। कड़वाहट ने मुझे घुटन तक भर दिया। मैंने देखा जियांग न्यान्सी के होंठ हल्के से ऊपर उठे, वो नरमी जो उसने कभी मुझे नहीं दिखाई। जब मैं विला वापस लौटा तब तक अंधेरा हो चुका था, लेकिन मैंने आराम नहीं किया। सीधा सफाई करने लग गया। जियांग न्यान्सी के ड्रेसेस, बच्चों के टॉयज, फैमिली फोटोज एक एक करके सब कार्डबोर्ड बॉक्स में डालने लगा। तुम क्या कर रहे हो? जियांग न्यान्सी की आवाज अचानक मेरे पीछे से आई। मैं मुड़ा तो देखा वह बच्चों का हाथ पकड़कर दरवाजे पर खड़ी थी और भौहें चढ़ाए मुझे देख रही थी। पापा, आप हमारी चीजें क्यों फेंक रहे हो? लिu युए भाग कर आई और अपना सामान बॉक्स में देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लिu यूचेन भी मुझे गुस्से से घूरने लगा। हम बस थोड़ी देर के लिए अंकल जियान के साथ बाहर गए थे। पापा, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? जियांग न्यान्सी ने मुझे देखा। उसकी आंखें हमेशा की तरह ठंडी थीं। बच्चों को जीन के साथ रहना पसंद है और इतनी छोटी सी बात पर तुम गुस्सा हो रहे हो। मैं गुस्सा नहीं हूं, मैंने शांत आवाज में कहा। झूठ लियो, युए चिल्लाई। पापा को अंकल जीन से जलन हो रही है, इसलिए आपने मेरा टेडी बियर फेंक दिया। आप बैड डैड हो। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अंकल जियान के साथ ही रहूंगी और कभी वापस पापा के पास नहीं आऊंगी। लिu यूचेन ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। जियांग न्यान्सी ने बच्चों को नहीं रोका, बस हल्का सा फ्राउन किया। उसकी गहरी नजरें मुझ पर पड़ी, जैसे किसी अजनबी को देख रही हो जो बिना वजह ड्रामा कर रहा हो। बस अब काफी है। उसने अपने लाल होंठ हल्के से खोले। उसकी साफ आवाज में एक नेचुरल रॉयल्टी थी। उसकी पतली उंगलियां आराम से अपनी ड्रेस ठीक कर रही थीं। बोर्ड की वीडियो कॉन्फ्रेंस है, जो फेंकना है फेंको, लेकिन शोर मत करो। दरवाजा बंद होते ही मेरी आंखें चुपचाप लाल हो गईं। दिल जैसे टुकड़ों में बंट गया। हर सांस खून जैसा लग रहा था। मैंने अपने आंसू पोंछे और फर्श पर पड़े बिखरे सामान को देखा, फिर अचानक मुस्कुरा दिया। टेंशन मत लो, अब मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा और आने वाले सालों में ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जैसे ही डिवोर्स एग्रीमेंट साइन हुआ, मैंने घर के मामलों से खुद को अलग करना शुरू कर दिया। मैं अब सुबह 5 बजे उठकर बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं बनाता था, ना ही देर रात तक जागकर जियांग न्यान्सी के बिजनेस डिनर से लौटने का इंतजार करता था ताकि उसके लिए हैंगओवर सूप बना सकूं। जो काम पहले मैं अपना फर्ज समझता था, अब सब हाउसकीपर को दे दिया। शुरुआत में किसी को कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन फिर लिu यूचेन स्कूल के लिए लेट होने लगा और टीचर से डांट खाने लगा। लिu युए को अपनी वर्कबुक नहीं मिलती थी। जियांग न्यान्सी की पेंडुलम क्लॉक भी बंद हो गई। हाउसकीपर घबरा गई, क्योंकि वह कभी भी फीमेल ऑनर के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकती थी। किचन में बर्तन ढेर होने लगे। लिविंग रूम में बच्चों के टॉयज, हर जगह बिखर गए कपड़े आयरन होने के बाद भी ठीक से स्मूथ नहीं थे, और वो घर जो कभी एकदम टाइड और परफेक्ट लगता था, धीरे धीरे पूरी तरह मेसी बन गया। जब जियांग न्यान्सी ने बेडरूम का दरवाजा खोला, तब मैं खिड़की के पास टिककर किताब पढ़ रहा था। धूप पतले पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी और मेरे ऊपर लाइट और शैडो का पैटर्न बना रही थी। तुम ये ड्रामा कब तक करोगे? उसने दरवाजे पर खड़े होकर थोड़ी लो वॉइस में कहा। मैंने किताब बंद की और उसकी तरफ देखा। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं, तो फिर तुम घर क्यों मैनेज नहीं कर रहे हो? अब उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। हल्की सी सीडर की खुशबू हवा में फैल गई। क्या अब भी पिछली बार की बात से गुस्सा हो? गुस्सा नहीं हूं। मैंने किताब साइड में रखी। बस अब मैनेज करने का मन नहीं है। जियांग न्यान्सी ने आंखें सिकोड़ ली। उसकी पतली उंगली टेबल पर हल्के से टैप करने लगी। रीजन? थक गया हूं, मैंने शांत आवाज में कहा। हमारे पास हाउसकीपर है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। लियो, तुम आखिर कर क्या रहे हो? उसकी आवाज ठंडी हो गई। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो सीधे बोलो, ऐसे 3 साल के बच्चे की तरह मत बिहेव करो। मैंने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। मैं अपसेट नहीं हूं, बस थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूं। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजा जोर से खुला और लिu यूचेन और लिu युए अंदर आ गए। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। पापा बहुत लेजी हो गए हैं, लिu युए चिल्लाई।
हमें अंकल जैन चाहिए जो हमारी केयर करे, लियो यूचेन भी बोल पड़ा। अंकल जैन पापा से ज्यादा पेशेंट हैं, ज्यादा हार्डवर्किंग हैं और पापा से 10,000 गुना बेहतर हैं। जियांग न्यान्सी की नजरें अब भी मेरे चेहरे पर टिकी थीं, जैसे वह इंतजार कर रही हो कि मैं हार मान लूं। लेकिन मैंने बस एक गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, अगर तुम्हें वो इतना अच्छा लगता है तो उसे यहां बुला लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। माहौल तुरंत फ्रीज हो गया। जियांग न्यान्सी का चेहरा पूरी तरह डार्क हो गया। क्या तुम श्योर हो? मैंने गहरी सांस ली। बिल्कुल श्योर। मम्मी चलो ना, लियू यूए ने जल्दी से जियांग न्यान्सी की स्लीव पकड़ ली। मुझे अभी अंकल जैन चाहिए, उनके साथ रहना है। अब हमें पापा की जरूरत नहीं है। लियू यूचेन ने मुझे देखकर फेस बनाया। पापा आप चले जाओ इस घर से। जियांग न्यान्सी ने मुझे आखिरी बार देखा। जब उसे यकीन हो गया कि मैं नहीं बदलूंगा तो वह मुड़ी और बच्चों को लेकर चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा। कार के इंजन की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। मैंने धीरे से आंखें बंद कर लीं। जल्द ही मैं उनकी इच्छा पूरी कर दूंगा, पूरी तरह से उन्हें छोड़ दूंगा, इस घर को छोड़ दूंगा। पहले ही दिन जब शियाओ जियान यहां शिफ्ट हुआ, उसने हाउसकीपर को पूरा लिविंग रूम रीअरेंज करने को कहा। यह सोफा बहुत डार्क है, उसने जेन्युइन लेदर। सोफे पर हाथ फेरते हुए जियांग न्यान्सी की तरफ स्माइल की। न्यान्सी, क्या हम इसे क्रीम कलर में बदल सकते हैं? जियांग न्यान्सी ने बिना सोचे सीधे बटलर को ऑर्डर दे दिया। मिस्टर शियाओ जैसा कहें वैसा करो। मैं सीढ़ियों के मोड़ पर खड़ा था और देख रहा था कि वो सोफा, जिसे मैंने 6 महीने पहले बड़े ध्यान से चुना था, बाहर ले जाया जा रहा था। लियो यूचेन और लियो यूए छोटे टेल्स की तरह शियाओ जियान के पीछे पीछे घूम रहे थे, एक्साइटेड होकर इशारे कर रहे थे। अंकल जेन, ये कुशन भी बदलना पड़ेगा। पापा ने जो खरीदे हैं वो बहुत बदसूरत हैं। शियाओ जियान ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, सब बदल देंगे। मेरी उंगलियां हल्की सी कस गईं, लेकिन फिर डीली पड़ गईं। वो कुशन उस समय के थे जब जियांग न्यान्सी प्रेग्नेंट थी। मैंने खुद अपने हाथों से उन्हें सिला था और उनमें हाइपोएलर्जेनिक कॉटन भरी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चों की स्किन छोटी उम्र में सेंसिटिव थी। अब वही सब बिना किसी अफसोस के कचरे में फेंक दिया गया। अगले कुछ दिनों में ये घर धीरे धीरे मेरे लिए अनजान होता गया। डाइनिंग टेबल पर शियाओ जियान मेरी जगह बैठता, बच्चों को केयरफुली खाना परोसता। कभी कभी जियांग न्यान्सी खुद उसे कॉफी देती। उसकी पतली उंगलियां कप को आगे सरकाती और उसकी आंखों में वो नरमी होती जो मुझे कभी नहीं मिली। शाम को लिविंग रूम की लाइट्स डिम हो जाती। चारों लोग सोफे पर बैठकर मूवी देखते। लियू यूए शियाओ जियान की गोद में सिमट जाती और लियू यूचेन जियांग न्यान्सी के कंधे पर सिर रखता। हंसी लगातार गूंजती रहती और जब मैं वहां से गुजरता तो कोई मेरी तरफ देखता तक नहीं, जैसे मैं अदृश्य हूं। फिर एक दोपहर मेरा फोन अचानक बार बार बजने लगा। बताया गया कि यंग मास्टर और मिस को स्कूल में एलर्जिक रिएक्शन हुआ है और एम्बुलेंस उन्हें हॉस्पिटल ले गई है। जब मैं पहुंचा तो बच्चों को इमरजेंसी रूम में ले जाया जा चुका था। जियांग न्यान्सी कॉरिडोर में खड़ी थी। उसका विंड चीटर उसकी कोहनी पर लटका हुआ था और उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा उमड़ रहा था। लियू, हाउ यू? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें दबा हुआ गुस्सा साफ था। तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं कंफ्यूज हो गया। क्या उन्हें आम से एलर्जी है क्या? तुम्हें यह भी नहीं पता तुमने उन्हें आम का जूस क्यों दिया? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने नहीं दिया। मैं कभी आम घर लाता ही नहीं, क्योंकि पहली बार जब बच्चे को आम खाने से हॉस्पिटल जाना पड़ा था, तब से मैं बहुत केयरफुल हूं। हर किसी को बार बार रिमाइंड करता हूं कि बच्चों को आम मत देना। यहां तक कि स्कूल का मेन्यू भी मैं खुद चेक करता हूं। मैं इतनी बेसिक मिस्टेक कैसे कर सकता हूं? मैंने नहीं किया। जियांग न्यान्सी ठंडी हंसी हंसी। तो फिर किसने किया? हाउसकीपर ने, या फिर उन्होंने खुद ही ऐसा कर लिया? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि नर्स ने दरवाजा खोलकर कहा, बच्चे होश में हैं, उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। हम अंदर गए तो लियू यूचेन और लियू यूए बेड पर लेटे थे। उनके चेहरे पीले थे। हमें देखते ही उनकी आंखों में हलचल हुई। क्या हुआ? जियांग न्यान्सी ने धीमी आवाज में पूछा। बच्चों ने एक दूसरे को देखा और अचानक दोनों ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। ये पापा थे। केक में आम था जो पापा लाए थे। मेरा पूरा शरीर जड़ हो गया। मैंने अविश्वास से उन्हें देखा। तुम क्या बोल रहे हो? ये पापा थे, लियू यूए रोते हुए बोली। पापा को पता था कि हमें एलर्जी है, फिर भी उन्होंने जानबूझकर हमें खिलाया। लियू यूचेन ने भी जोर से सिर हिलाया। कितना बुरा है? मेरी उंगलियां दरवाजे के फ्रेम को कसकर पकड़ लीं। मेरे नकल सफेद पड़ गए। लियू यूचेन, लियू यूए, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? अभी सच बताओ, बस बहुत हो गया। जियांग न्यान्सी अचानक खड़ी हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। लियू, हाउ यू? क्या यही एक पिता करता है? अपने ही बच्चों को नुकसान पहुंचाना और फिर उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर करना। मैंने नहीं किया। मेरी आवाज हल्की कांप रही थी। तुम कह रहे हो कि ये दोनों तुम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। ये अभी कितने छोटे हैं,
इनमें इतनी समझ कहां से आएगी? क्या तुम सच में पिता कहलाने के लायक हो? बच्चे अचानक जोर जोर से रोने लगे। जियांग न्यान्सी ने तुरंत मुझे छोड़ दिया और उन्हें संभालने लगी, लेकिन वे और जोर से रोते रहे। उनके छोटे छोटे चेहरे लाल हो गए। मॉम, लियू युए रोते हुए बोली, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। तुम्हें कैसे अच्छा लगेगा? जियांग न्यान्सी ने सॉफ्ट वॉइस में पूछा और अपनी उंगलियों से बेटी के आंसू पोंछने लगी। लियू यूचेन ने लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। पापा को भी आम से एलर्जी है। पापा को भी मैंगो जूस दो। उन्हें भी हमारी तरह सफर करने दो। मेरा दिल एकदम बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। मैंने जियांग न्यान्सी की तरफ देखा। उसकी आंखों की ठंडक ने मेरे पूरे शरीर में सिहरन भर दी। ठीक है, उसने सीधा खड़े होकर उंगलियां चटकाईं और तुरंत 2 बॉडीगार्ड अंदर आ गए। उसे पकड़ो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मुझे कुर्सी पर दबा दिया गया। बॉडीगार्ड ने मेरी ठुड्डी पकड़कर मेरा मुंह जबरदस्ती खोल दिया और 1 गिलास आम का जूस मेरे अंदर उंडेल दिया गया। मीठा लिक्विड सीधे मेरी सांस की नली में चला गया। मैं जोर जोर से खांसने लगा। मेरा गला जलने लगा। मेरी स्किन पर लाल रैशेस तेजी से फैलने लगे। मेरा चेहरा सूजने लगा। सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं दर्द में अपने गले को पकड़ने लगा। धुंधली आंखों से जियांग न्यान्सी की तरफ देखा, लेकिन वह बस ठंडे भाव से खड़ी सब देख रही थी। उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। बच्चे अब रोना बंद कर चुके थे और एक्साइटेड होकर ताली बजा रहे थे। सही हुआ। पापा को भी दर्द होना चाहिए। बेहोशी छाने से पहले आखिरी चीज जो मैंने देखी वो जियांग न्यान्सी थी। पता नहीं कितना समय बीत गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल बेड पर था। मेरा गला अब भी जल रहा था। चेहरा लाल एलर्जी के निशानों से भरा था। कमरे के बाहर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो शियाओ जियान था न्यान्सी। मुझे सच में नहीं पता था कि उन्हें एलर्जी है। मैं बस उनके लिए फ्रूट जूस बनाना चाहता था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जियांग न्यान्सी की आवाज इतनी सॉफ्ट थी कि यकीन करना मुश्किल था। तुम्हें नहीं पता था। अगर मैं पहले आकर समझा देता तो तुम्हें गलत फहमी नहीं होती। शियाओ जियान ने फिर कहा, यूचेन, युए, ये सब मेरी गलती है। तुम लोगों ने मुझे बचाने के लिए सब अपने पापा पर डाल दिया। बच्चों की आवाज साफ सुनाई दी। अंकल, जियान, मुझे पता है मैंने गलती की। लियू युए रोते हुए बोली, हम बस पापा को पसंद नहीं करते। हाँ लियू, यूचेन ने भी कहा, पापा हमेशा हमें कंट्रोल करते हैं, मिठाई खाने नहीं देते और हमें टाइम पर सुलाते हैं। हम चाहते हैं कि पापा चले जाएं। मेरी उंगलियां बेडशीट को कसकर पकड़ लीं। मेरे नकल्स सफेद पड़ गए। ये वही बच्चे थे जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिल और जिगर दोनों फट रहे हों। आंसू अपने आप बहने लगे। मैंने कुछ देर तक सीने को पकड़कर खुद को शांत किया। तभी मेरा फोन अचानक बजा। एयरलाइन से कॉल था। मिस्टर लू, आपका 1 वे टिकट युनचिंग के लिए कंफर्म हो गया है। क्या आप सीट सिलेक्ट करना चाहेंगे? विंडो सीट, मैंने जल्दी से कहा और अपने आंसू पोंछ लिए। मेरी आवाज मुश्किल से निकल रही थी। कॉल कट करते ही दरवाजा खुला। जियांग न्यान्सी अंदर आई। तुम किससे बात कर रहे थे? उसने बिना किसी इमोशन के पूछा। मैंने फोन साइड में रख दिया फ्रेंड से। उसने आगे कुछ नहीं पूछा, बस बेड के पास खड़ी होकर मुझे देखने लगी। पिछली बार जो हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जूस शियाओ जियान ने दिया था, लेकिन उसे पता नहीं था। उसका टोन ऐसा था जैसे वह मौसम की बात कर रही हो। चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। मेरे दिल को जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया। सांस लेना मुश्किल हो गया। तो प्यार और बेपरवाही के बीच फर्क इतना सिंपल होता है। जियांग न्यान्सी मेरी रिएक्शन देखकर थोड़ी हैरान हुई। एक पल रुकी, फिर बोली, अगले हफ्ते बच्चे समर कैंप जाएंगे। मैं और जियान उनके साथ जाएंगे। तुम घर जाकर इंतजार करना। उसे लगा मैं हमेशा की तरह गुस्सा करूंगा या उसे रोकूंगा, लेकिन मैंने बस शांत होकर सिर हिला दिया। मैं समझ गया। जियांग न्यान्सी ने भौहें और सिकोड़ लीं। तभी उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी, कंपनी का काम है, और वह चली गई। दरवाजा बंद होते ही मैंने अपनी मुट्ठी ढीली की। मेरी हथेली पर 4 आधे चांद जैसे खून भरे नाखून के निशान साफ दिख रहे थे। इन दिनों मेरा फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा था। सारे मैसेज शियाओ जियान के थे। फोटो और वीडियो की लाइन लगी हुई थी। समर कैंप की खुशियों से भरे मोमेंट्स। वीडियो में लियू यूचेन और लियू युए अपने दोस्तों से गर्व से कह रहे थे, शियाओ जियान हमारे पापा हैं। चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं। वाह, तुम्हारे पापा कितने हैंडसम हैं, मेरे पापा से भी ज्यादा। अगर तुम इतने लकी हो तो जो तुम्हें रोज स्कूल से लेने आता है वो कौन है? एक बच्चे ने पूछा। फ्रेम में लियू यूचेन और लियू युए के चेहरे एक पल के लिए जम गए। फिर बोले, वो हमारा बटलर है जो हमारी केयर करता है। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे हाथ का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। मैं धीरे से बैठ गया। फर्श पर पड़े टुकड़ों को देखते हुए अचानक हंस पड़ा। तो इतने सालों तक मैं बस एक फ्री बटलर था, लेकिन कोई बात नहीं। ये बटलर अब रिजाइन करने वाला है। अब से जिनको वो अपना असली पापा मानते हैं वही उनकी केयर करेंगे। 1 हफ्ते बाद बटलर लियू यूचेन और लियू युए को वापस विला लेकर आया। बच्चे अंदर आते ही सीधे किचन की तरफ भागे। उनके चेहरों पर घमंड साफ दिख रहा था।
पापा लियो युए चिल्लाई। आपको पता है, अंकल जियान का पैर पेरेंट्स स्पोर्ट्स मीट में मुड़ गया था। मम्मी कितनी टेंशन में आ गई थी, लियो यूचेन तुरंत बोला। मम्मी ने पूरा हॉस्पिटल उनके लिए बुक कर लिया और कंपनी के मीटिंग्स तक पोस्टपोन कर दिए। हमेशा उनके पास ही रही। मैं ओवन के सामने खड़ा था, चुपचाप बच्चों की बातें सुन रहा था। मेरी उंगलियां आराम से हीट रेसिस्टेंट ग्लव्स पहन रही थीं। क्या आप सुन भी रहे हैं? लियो युए ने पैर पटका। मम्मी अंकल जियान का कितना ख्याल रखती हैं, आपसे भी ज्यादा। तभी टाइमर की घंटी बजी और उसकी बात कट गई। मीठी खुशबू पूरे किचन में फैल गई। बच्चों की आंखें चमक उठीं। वे तुरंत पास आ गए। केक है लियो? यूचेन उचक कर बोला। मुझे खाना है। मैंने बेकिंग ट्रे बाहर निकाली। केक के किनारे हल्के जले हुए थे। मैंने भौहें सिकोड़ लीं और सीधे उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। लियो युए चिल्लाई। आपने इसे क्यों फेंका? ये तो ठीक है, ये जल गया है, खाने लायक नहीं है। मैंने शांत आवाज में कहा। आप झूठ बोल रहे हैं। लियो यूचेन ने गुस्से में कूड़ेदान को लात मार दी। आपने ये जानबूझकर किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अभी भी पिछली बात से नाराज हैं, इसलिए हमें अच्छा खाना नहीं देना चाहते। पापा लियो युए का छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हमें आप जैसे पापा नहीं चाहिए। मैंने हीट रेसिस्टेंट ग्लव्स उतार दिए। मेरा दिल जैसे किसी अदृश्य हाथ ने कसकर पकड़ लिया। मैंने अपने सामने खड़े उन दोनों बच्चों को देखा जिनकी देखभाल के लिए मैंने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया था, और अचानक वो मुझे पूरी तरह अजनबी लगने लगे। ठीक है, मैंने धीरे से कहा, मुझे भी तुम जैसे बच्चों की जरूरत नहीं है। अब से जाओ शियाओ जेन के पास। इतना कहकर मैं मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। पीछे से दोनों बच्चों की डरी हुई चीखें आईं। हम आपसे नफरत करते हैं, हमेशा नफरत करेंगे। मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, अचानक मेरी पीठ पर जोर का धक्का लगा और घूमती हुई दुनिया में मेरा शरीर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। तेज दर्द ने पूरे शरीर को घेर लिया। मेरे माथे से गर्म खून बहने लगा, जिससे मेरी नजर धुंधली हो गई। बच्चे ऊपर खड़े थे, उनके चेहरों पर अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। सही हुआ, लियो युए ताली बजाते हुए बोली। केक नहीं, खाने दिया ना, अब भुगतो। लियो यूचेन अजीब सा चेहरा बनाकर जैसे खेल रहा हो। मैं खुद को उठाने की कोशिश करने लगा। ताजा खून मेरी ठुड्डी से टपककर फर्श पर गिर रहा था। मैंने उन दोनों छोटे दानवों को देखा और यकीन नहीं हुआ कि ये वही बच्चे हैं जिन्हें सालों पहले हॉस्पिटल में बचाने के लिए मैं डॉक्टरों के पीछे भागा था। तभी मुख्य दरवाजा खुला। यहाँ क्या हो रहा है? जियांग न्यान्सी की भारी आवाज गूंजी। उसके पीछे शियाओ जेन था। ये दृश्य देखकर दोनों एक पल के लिए रुक गए। मॉम, बच्चे तुरंत रोने का नाटक करते हुए उसकी तरफ भागे। पापा ने केक फेंक दिया, हमें खाने नहीं दिया और कहा कि उन्हें हम नहीं चाहिए। जियांग न्यान्सी की नजर कूड़ेदान में पड़े केक पर गई, फिर मेरी खून से सनी हालत पर। वह भौहें सिकोड़कर बोली, लियू हाउ यू, तुम दो बच्चों से लड़ने पर क्यों उतारू हो जाते हो? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अपने ही बच्चों से ऐसी बातें करते हो, तुम पिता कहलाने के लायक कैसे हो? मैं दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे खड़ा हुआ, खून मेरे कॉलर तक फैल चुका था। मैंने जियांग न्यान्सी की तरफ देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। तुम्हारी नजर में मैं कभी लायक था ही नहीं। मेरी आवाज भारी हो गई। तुमने मुझे हमेशा सिर्फ बच्चों की देखभाल करने वाले एक टूल की तरह देखा है ना? जियांग न्यान्सी की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। ठीक है, तुम्हारा असली पति शियाओ जेन ही होना चाहिए, और बच्चे भी उसी को अपना पिता मानते हैं, तो मैं हट जाता हूं। तुम्हारे इस 4 लोगों के परिवार की इच्छा पूरी करता हूं। माहौल एकदम जम गया। जियांग न्यान्सी का चेहरा सख्त हो गया। वह मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे पहली बार देख रही हो। लियू हाउ यू, भूल मत जाओ। उसकी आवाज ठंडी और गहरी थी। हमारी शादी परिवारों ने तय की थी, इसमें कभी प्यार था ही नहीं। तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो प्यार? उसने ठंडी हंसी हंसी। मैं भी हंस पड़ा। हंसते हंसते आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, तुम सही कहती हो, मैं ही बेवकूफ हूं। न्यान्सी, बस करो। शियाओ जेन ने समय पर उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चे डर गए हैं, पहले इन्हें ऊपर ले चलते हैं। जियांग न्यान्सी ने मुझे गहराई से देखा, फिर एक बच्चे को एक हाथ में उठाया और दूसरे को पकड़कर शियाओ जेन के साथ चली गई। मैं उनकी जाती हुई पीठ को देखता रहा। खून अब भी टपक रहा था और मुझे पहली बार गहराई से पछतावा हुआ कि मैंने जियांग न्यान्सी से शादी की और उसके साथ बच्चे किए। इस जिंदगी में मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अब से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। अगले दिन लियू यूचेन का बर्थडे था, जो शहर के सबसे लग्जरी होटल में रखा गया था। हमेशा की तरह जियांग न्यान्सी ने पूरा फ्लोर बुक कर लिया था और एक ग्रैंड पार्टी रखी थी। मैं कमरे के कोने में खड़ा था और देख रहा था लियू यूचेन और लियू युए दोनों शियाओ जेन के हाथ पकड़कर उसके आसपास खुश पक्षियों की तरह घूम रहे थे। बच्चे पूरे समय उसी के साथ चिपके रहे, जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करते हुए। जियांग न्यान्सी थोड़ी दूर खड़ी थी। उसके हाथ में वाइन ग्लास था। उसकी नजरें बार बार शियाओ जेन पर जा रही थीं
और उनमें वो नरमी थी जो मुझे कभी नहीं मिली। मेहमानों की बातें साफ सुनाई दे रही थीं। सीईओ जियांग सच में बहुत डेडिकेटेड हैं। इतने सालों बाद भी उनकी नजरों में सिर्फ मिस्टर शियाओ ही हैं। हाँ, बच्चे भी बिल्कुल उन्हीं जैसे हैं। उनकी नजरों में भी सिर्फ अंकल जेन हैं। कोई बोला, मैं कॉलेज में जियांग और शियाओ दोनों का दोस्त था। उस समय उनका रिश्ता बहुत पैशनेट था। लगभग ग्रेजुएशन से पहले ही उनकी सगाई होने वाली थी। ओह, तभी पास खड़े किसी ने समझते हुए कहा, कुछ लोग हमेशा के लिए खास होते हैं, चाहे उन्हें पति का नाम मिले या नहीं। वो सबसे अहम रहते हैं। कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लें, जगह नहीं बना पाते, चाहे उनके बच्चे ही क्यों ना हो। फिर भी पत्नी का दिल नहीं जीत पाते। शायद इस जिंदगी में वो हमेशा अकेले ही रहेंगे। मैं चुपचाप सब सुनता रहा। मेरा दिल बर्फ की मोटी परत में ढका हुआ था, शांत। लेकिन अब दर्द नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था, एक हाथ अंदर आया और शियाओ जेन भी अंदर आ गया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। डिवोर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड 3 दिन में खत्म हो रहा है। क्या तुम अपना वादा निभाकर चले जाओगे? मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। बिल्कुल, मैं सबसे ज्यादा जल्दी में हूं यहां से जाने के लिए। शियाओ जेन के चेहरे पर संतुष्टि दिखी। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं इस परिवार का ख्याल रखूंगा। वैसे भी न्यान्सी और बच्चे तुम्हें पसंद नहीं करते। धीरे धीरे तुम्हें भूल जाएंगे। लिफ्ट नीचे जाने लगी। मैं चुप रहा। तभी अचानक जोर का धमाका हुआ। लिफ्ट बुरी तरह हिलने लगी और अंधेरे में डूब गई। बचाओ शियाओ, जेन चिल्लाया। घबराकर उसने फोन निकाला। न्यान्सी, मुझे बचाओ, लिफ्ट खराब हो गई है। मैं दीवार से टकराया। मेरे माथे में तेज दर्द उठा। गर्म खून मेरे गाल से बहने लगा। पता नहीं कितना समय बीत गया। बाहर से भागते कदमों की आवाज आई। क्या अंदर सब ठीक हैं? रेस्क्यू टीम की आवाज लिफ्ट के बाहर से सुनाई दी। जल्दी हमें बचाओ, शियाओ। जेन लिफ्ट के दरवाजे पर जोर जोर से मारते हुए चिल्लाया। मेरा पैर फंस गया है। मेटल को तोड़ने की आवाज मेरे कानों में चुभने लगी। तभी तेज रोशनी अंदर आई और एक रेस्क्यू वर्कर ने अंदर झांककर हालात देखे। उसका चेहरा गंभीर हो गया। दोनों के पैर दरवाजे में फंसे हुए हैं, लेकिन समय बहुत कम है। हम पहले सिर्फ एक को ही निकाल सकते हैं। किसे बचाना है? मेरी धुंधली नजरों के बीच मैंने देखा, जियांग न्यासी बच्चों को लेकर पीछे खड़ी थी। उसकी नजर सीधा शियाओ जेन पर थी। बिना एक सेकंड सोचे उसने कहा, उसे बचाओ, पहले अंकल जेन को बचाओ। लिu यूचेन और लिu यूए भी रोते हुए रेस्क्यू वर्कर की स्लीव पकड़कर चिल्लाने लगे। जल्दी उसे बचाओ। रेस्क्यू वर्कर ने भौहें सिकोड़कर कहा, मैडम, ये ज्यादा सीरियस हालत में है, पहले इन्हें बचाना सही रहेगा। लेकिन जियांग न्यान्सी की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने कहा, पहले जेन को बचाओ। मजबूर होकर टीम ने हाथ अंदर डालकर शियाओ जेन को खींचना शुरू किया। मैं बस देखता रहा कैसे वे सावधानी से उसे बाहर निकाल रहे थे और उधर आधा टूटा लिफ्ट दरवाजा डरावनी आवाजें कर रहा था। आखिरी बार मैंने देखा, जियांग न्यान्सी उसे सहारा देकर बाहर ले जा रही थी और बच्चे खुशी से चीयर कर रहे थे। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो तेज रोशनी ने आंखें सिकोड़ दी। नाक में दवाई की गंध थी और कानों में हार्ट मॉनिटर की बीप बीप चल रही थी। डॉक्टर मेरी आंखें चेक कर रहा था। 3 पसलियां टूट गई हैं। किस्मत अच्छी थी, समय पर बचा लिया गया, नहीं तो जान जा सकती थी। मैंने हिलने की कोशिश की तो सीने से लेकर पूरे शरीर में दर्द फैल गया। अजीब बात यह थी कि मेरी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। शायद दर्द अपनी हद पार कर चुका था और दिल भी सुन्न हो चुका था। 3 दिन बाद जियांग न्यान्सी मुझे डिस्चार्ज कराने आई। वह दरवाजे पर खड़ी थी। उसका सूट परफेक्ट था। नजर मेरे बंधे हुए सीने पर टिकी थी। काफी देर चुप रहने के बाद बोली, जेन को आगे पियानो बजाना है। मैं उसका पैर खराब नहीं होने दे सकती थी। मैंने धीरे से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तो मुझे ही सहना पड़ा। उसने ऐसे कहा जैसे कोई सामान्य बात हो, तुम घर संभालते हो, अगर तुम्हें चलने में दिक्कत भी होगी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं कहा। बस पहली बार सब कुछ इतनी साफ नजर आ रहा था। वो औरत जिसे मैंने आधी जिंदगी प्यार किया, उसकी खूबसूरती अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखों में कभी मेरा अक्स था ही नहीं। जियांग न्यान्सी, मैंने भारी आवाज में पूछा, अगर उस दिन मैं मर जाता तो क्या तुम्हें फर्क पड़ता? उसने भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने जेब से एक ब्लैक कार्ड निकालकर टेबल पर रख दिया। बेकार सवाल मत पूछो, ये कॉम्पेंसेशन है। जब तक तुम ठीक से रहोगे, बच्चों को पालोगे, तुम मेरे पति रहोगे। मैं अचानक हंस पड़ा। पिछली जिंदगी में भी मैं मरते दम तक उसका पति था, लेकिन क्या मिला? अकेलापन मुझे ही मिला। भुला दिया गया, मुझे ही गया, और जलकर मरने वाला भी मैं ही था। इस बार मुझे उसका पति बनकर नहीं जीना, मुझे बेहतर जीना है, चमक कर जीना है। मुझे ऐसा कोई चाहिए जो सच में मुझसे प्यार करे। मैं लगभग बोल ही देता कि अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तभी फोन की घंटी ने मुझे रोक दिया। जियांग न्यान्सी ने कॉल उठाया। उधर से शियाओ जेन की सॉफ्ट आवाज आई, न्यान्सी, मैं और बच्चे
रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। उसकी आंखें तुरंत नरम हो गईं। मैं अभी आती हूं। उसने कॉल काटा और घड़ी देखी। मुझे जाना होगा। ड्राइवर नीचे इंतजार कर रहा है। मेरी उंगलियां हथेली में धंस गईं, लेकिन आखिर में मैंने उसे रोका नहीं जाने दिया। वैसे भी शियाओ जेन उसे जल्द ही बता देगा कि डिवोर्स एग्रीमेंट अब इफेक्टिव है। मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है, और जो बच्चे मुझे अजनबी समझते हैं, मुझे उनकी भी जरूरत नहीं है। मिसेस वांग, मैंने कॉल बटन दबाया। 1 घंटे में मदद करना। मैंने जियांग न्यान्सी के सारे कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिए और ब्लैक कार्ड कमरे में छोड़ दिया। जब प्लेन उड़ा तो बाहर बादल सुनहरे और लाल रंग में रंगे हुए थे। मैंने आसमान को देखा, मुस्कुराया और आंखें बंद कर लीं। इस जिंदगी में मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। प्यार के लिए खुद को छोटा करने वाले दिन इसी प्लेन के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गए। अब मेरे सामने एक नई जिंदगी है जो सिर्फ मेरी है। युनचेंग पहुंचकर इस अनजान शहर ने मुझे अजीब सा सुकून दिया। मैंने आधे महीने तक रिसर्च की और पुराने इलाके की एक शांत गली में हाउ यू नाम की सेकंड हैंड बुक स्टोर खोल ली। दुकान छोटी थी, लेकिन रोशनी बहुत अच्छी थी। मैंने 3 महीने में उसे एक कोजी रीडिंग स्पेस में बदल दिया। युनचेंग की बारिश लंबी चलती है। मैं दुकान के ग्लास डोर के पास खड़ा होकर हल्की बारिश को देख रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वेलकम कहते हुए मैं मुड़ा, लेकिन सामने खड़ी औरत को देखकर थोड़ा रुक गया। वह लंबी और स्लिम थी। हाथ में काला छाता था जिससे पानी टपक रहा था, और वह एक 5-6 साल की बच्ची को पकड़े हुए थी, जिसकी 2 छोटी छोटी थीं और वह उससे सिमटी हुई थी। क्या आपके पास इस उम्र के लिए पिक्चर बुक्स हैं? उसने छाता बंद करते हुए सॉफ्ट आवाज में पूछा। अब मैं उसका चेहरा साफ देख पाया। उसकी आंखें और नैन नक्श जैसे किसी पेंटिंग जैसे थे। लंबे बाल कंधों पर ढले हुए थे और आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। मैं थोड़ा हैरान रह गया। चाओ शिनयान सीनियर। उसने भी मुझे पहचान कर हल्का सा चौंक कर देखा और फिर बोली, लियू हाउ यू। पुरानी यादें एकदम से लौट आईं। चाओ शिनयान, मेडिकल डिपार्टमेंट की टॉपर, मुझसे 2 साल सीनियर, यूनिवर्सिटी में टैलेंटेड गर्ल के नाम से फेमस, न सिर्फ पढ़ाई में टॉप बल्कि पियानो में भी एक्सपर्ट और हर लड़के की ड्रीम गर्ल। क्या संयोग है, मैंने मुस्कुराकर कहा और उसकी गोद में बच्ची की तरफ इशारा किया। यह आपकी बेटी है, याओ याओ चाओ। शिनयान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। याओ याओ। मम्मी की तरफ से हल्का सा इशारा मिला तो उसने सिर उठाया। उसका छोटा सा चेहरा जैसे तराशा हुआ हो, और वह धीरे से बोली, अंकल। मेरा दिल उसी पल पिघल गया। मेरी आवाज खुद ही सॉफ्ट हो गई। मैं नीचे बैठ गया ताकि उसकी आंखों के लेवल पर आ सकूं। हेलो याओ याओ, तुम्हें कैसी किताब चाहिए अंकल? तुम्हारे लिए अच्छी वाली रिकमेंड करेगा। याओ याओ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और अचानक अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर मेरे गाल को हल्के से छू लिया। अंकल, आप बहुत हैंडसम हो। बिल्कुल, मेरे पापा जैसे। माहौल एकदम फ्रीज हो गया। चाओ। शिनयान का चेहरा हल्का सा बदल गया। उसने तुरंत याओ याओ को अपनी तरफ खींच लिया और धीमी आवाज में बोली, सॉरी, उसके पापा कुछ साल पहले बीमारी से गुजर गए। मेरी सांस अटक गई। मैंने उस छोटी सी बच्ची को देखा जिसके पास अब कोई पिता नहीं था, और अनजाने में मुझे लियू यूचिन और लियू युए याद आ गए। उनके पास शियाओ जेन था, लेकिन इस बच्ची के पास कोई नहीं। कोई बात नहीं, मैंने धीरे से कहा, और याओ याओ के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। याओ याओ, तुम्हें फेरी टेल्स पसंद है? अंकल के पास बहुत सारी अच्छी पिक्चर बुक्स हैं। उसने तुरंत सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक उठीं। अगले आधे घंटे तक मैं उसे अलग अलग किताबें दिखाता रहा। वह धीरे धीरे मुझसे खुलने लगी, यहां तक कि उसने खुद मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे स्टोरी पढ़ने को कहा। चाओ शिनयान पास खड़ी थी। उसकी आंखों में एक सॉफ्ट सी मुस्कान थी। जब मैं दी लिटिल प्रिंस की कहानी पढ़ रहा था, तब याओ याओ मेरे कंधे से लगकर ध्यान से सुन रही थी। बिलिंग के समय चाओ शिनयान ने कहा, आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत अलग है। याओ याओ आमतौर पर बहुत शाई रहती है, लेकिन आपके साथ बहुत कंफर्टेबल है। मैंने मुस्कुराकर किताबें पैक करके याओ याओ को दी। उसे देखकर मुझे भी बहुत अपनापन महसूस होता है। काश याओ याओ मेरी बेटी होती। ये कहते ही मुझे अफसोस हुआ। लेकिन चाओ शिनयान ने बस हल्का सा सिर हिलाया, कुछ नहीं पूछा। जाते समय याओ याओ ने अचानक मेरी शर्ट का कोना पकड़ लिया और ऊपर देखकर बोली, क्या हम यहाँ बार बार आ सकते हैं? मैं घुटनों के बल बैठ गया और उसकी नाक हल्के से दबाकर कहा, बिल्कुल आ सकते हो अंकल, हमेशा वेलकम करेगा। चाओ। शिनयान ने छाता खोला और याओ याओ को लेकर बारिश में चली गई। याओ याओ उसके कंधे पर लेटी हुई बार बार हाथ हिलाकर मुझे बाएं कर रही थी, जब तक वे मोड़ के पीछे गायब नहीं हो गए। मैं दरवाजे पर खड़ा उन्हें देखता रहा और लंबे समय बाद मेरे दिल में एक गर्माहट सी उठी। उसके बाद चाओ शिनयान और याओ याओ रेगुलर बन गए। लगभग हर वीकेंड वे दुकान पर आते, 1-2 घंटे बैठते। याओ याओ कोने के छोटे सोफे पर बैठकर अपनी पिक्चर बुक में खो जाती और चाओ शिनयान मेडिकल बुक लेकर मेरे पास बैठकर चुपचाप पढ़ती।
कभी कभी मैं उनके लिए फ्लावर टी बना देता और हर बार चाओ शिनयान शालीनता से थैंक यू कहती और याओ याओ मीठी आवाज में थैंक यू अंकल बोलकर फिर पढ़ने लगती। एक खूबसूरत धूप वाले शनिवार को चाओ शिनयान ने कहा, चलो याओ याओ को अम्यूजमेंट पार्क ले चलते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। उसकी आंखों में सच्ची इनवाइट थी और याओ याओ भी उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रही थी। मैं मना करने वाला था लेकिन उसका चेहरा देखकर दिल मान गया। पार्क में बहुत भीड़ थी। याओ याओ ने एक हाथ से चाओ शिनयान और दूसरे से मेरा हाथ पकड़ रखा था। वह खुशी से इधर उधर भाग रही थी। हम कैरोसेल पर बैठे बम्पर कार्स खेले और फेरिस व्हील के लिए लाइन में लगे। जब फेरिस व्हील सबसे ऊपर पहुंचा तो याओ याओ ने दूर बादलों की तरफ इशारा करके कहा, पापा वहां रहते हैं। मेरा दिल कस गया। चाओ शिनयान ने उसे हल्के से गले लगाया और कहा, पापा ऊपर से तुम्हें देख रहे हैं और चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। याओ याओ ने सिर हिलाया, फिर अचानक मेरी तरफ मुड़ी। अंकल क्या आप मेरे नए पापा बन सकते हो? माहौल एकदम शांत हो गया। मुझे समझ नहीं आया क्या कहूं। चाओ शिनयान ने तुरंत कहा, याओ याओ ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन याओ याओ जिद में बोली, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे अंकल पसंद है और अंकल को भी मैं पसंद हूं ना। मैंने उसके चेहरे की जिद देखी और मुझे लियू यूचेन याद आ गया। वह भी ऐसा ही था, जो ठान लेता था वही करता था। मैंने धीरे से कहा, अंकल को याओ याओ बहुत पसंद है, लेकिन पापा एक ही होते हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। याओ याओ ने आधा समझते हुए सिर हिलाया और चाओ शिनयान से लग गई। घर लौटते समय याओ याओ कार की पिछली सीट पर सो गई। चाओ शिनयान ड्राइव कर रही थी और बीच बीच में रियर व्यू मिरर से मुझे देख लेती थी। थैंक यू आज उसके साथ जाने के लिए, उसने धीरे से कहा। काफी टाइम बाद वो इतनी हैप्पी लगी। मैंने हल्का सा हेड शेक किया, मुझे भी अच्छा लगा। कार के विंडो के बाहर सनसेट धीरे धीरे फेड हो रहा था। क्लाउड्स गोल्ड और रेड में ग्लो कर रहे थे। मैंने बिना सोचे अपना हाथ उठाकर लाइट ब्लॉक की, लेकिन स्लीव स्लाइड हो गई और मेरे रिस्ट का स्कार रिवील हो गया। उसकी नजर एक सेकंड के लिए उस स्कार पर रुकी, फिर तुरंत साइड देख लिया, पर पूरे सफर उसकी आईब्रो हल्की सी फ्रॉन में ही रही। एक हफ्ते बाद वो बुक स्टोर आई, अकेली, हाथ में एक थर्मस लेकर। ये कैल्मिंग टी है, मैंने खुद बनाई है, उसने सॉफ्टली कहा, और थर्मस मुझे दे दिया, शायद तुम्हें बेटर स्लीप में हेल्प करे। मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया, कंफ्यूज भी। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता मैं ठीक से नहीं सोता? वो जगह छोड़ दी है मैंने, पर जो पहले हुआ वो अभी भी दिमाग से गया नहीं। कई रातों में नाइटमेयर से उठ जाता हूं। उसने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए। उसकी आईज लेंस के पीछे कैल्म और वार्म थी। तुम भूल गए क्या? मैं डॉक्टर हूं एक्चुअली। तुम किसी भी चीज के लिए मुझसे हेल्प मांग सकते हो। अब हम गुड फ्रेंड्स तो बन ही गए हैं, राइट? मैंने धीरे से अपनी स्लीव नीचे खींच ली, स्कार हाइड करते हुए। सॉरी, मुझे ज्यादा नहीं पूछना चाहिए था। उसने जल्दी से ऐड किया, पर डॉक्टर के रूप में और फ्रेंड के रूप में मैं बस चाहती हूं तुम खुद का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखो। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर हल्का सा स्माइल आया, आईज सॉफ्ट हो गई। समझ गया। चाय के लिए थैंक यू। फ्यूचर में अगर मुझे सच में हेल्प चाहिए होगी तो मैं डेफिनेटली तुमसे पूछूंगा, डोंट वरी। उसके बाद वो ज्यादा बार आने लगी, कभी याओ याओ को साथ लाती, कभी अकेली। हर बार कुछ छोटा गिफ्ट लेकर आती, कभी वाइल्ड फ्लावर्स का छोटा बुकवे, कभी हैंडमेड कुकीज का बॉक्स, या फिर फ्रेश ब्रूड कैल्मिंग टी। धीरे धीरे मुझे उसकी ये कंपनी आदत सी लगने लगी। कभी मैं उन्हें बुक स्टोर में साथ बैठकर पढ़ते हुए देखता तो अचानक एक फीलिंग आती, यही लाइफ तो हमेशा चाहिए थी, सिंपल, पीसफुल और लव से भरी हुई। एक बारिश भरी रात मैं बुक शेल्फ अरेंज कर रहा था कि अचानक डोरबेल बजी। वो बाहर खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई और अपनी बाहों में बुखार से तपती, याओ याओ को पकड़े हुए। सॉरी, इतनी लेट डिस्टर्ब किया। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। याओ याओ, बस तुम्हें ही देखना चाहती थी, कह रही थी तुम्हारी स्टोरी सुनकर ही उसे स्लीप आएगी। मैंने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। मैंने याओ याओ को अपनी बाहों में लिया। उसका गर्म चेहरा देखकर दिल सच में टूट सा गया। मैंने उसे धीरे से थपथपाया। अंकल यहीं है, अब डरना मत। उस रात मैं उसके बेड के पास बैठकर उसे धीरे धीरे स्टोरी सुनाता रहा। वो मेरे पास बैठी थी, उसकी जेंटल नजर हम दोनों पर थी। जब आखिरकार याओ याओ सो गई, तब तक बाहर की बारिश भी रुक चुकी थी। खिड़की के पर्दे से चांदनी अंदर आ रही थी, फर्श पर सिल्वर लाइट की एक लाइन बनाते हुए। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। मैं उठने लगा, लेकिन ज्यादा देर बैठने से मेरे पैर सुन्न हो गए थे। मैं थोड़ा लड़खड़ाया, लगभग गिरने ही वाला था कि उसने जल्दी से मुझे पकड़ लिया। जब मैं सीधा खड़ा हुआ तब एहसास हुआ
कि हम दोनों के बीच दूरी थोड़ी ज्यादा कम थी। हम दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा ब्लश किया और नजरें हटा ली। फिर एक पूरा महीना मैं गायब रहा। तब जाकर उसे लगा कुछ गलत है। पहले उसे लगा मैं बस किसी फेज में हूं, लेकिन जब उसने मुझसे कांटेक्ट करने की हर कोशिश की और कुछ नहीं हुआ, तब उसने सीरियसली लेना शुरू किया। उसने मेरे पुराने फ्रेंड्स को कॉल किया, पर किसी ने मुझे नहीं देखा था। उसने टेंशन में फोन काटा, अपने स्टडी रूम में गई, कंप्यूटर ऑन किया और मेरा बैंक अकाउंट चेक किया। स्क्रीन पर वही ब्लैक कार्ड दिखा जो उसने मुझे दिया था। बैलेंस हमेशा जीरो ही रहा। जब मैं गया था तो मैंने सिर्फ अपनी सेविंग्स ली थी। उनके फैमिली के पैसे का 1 रुपया भी नहीं छुआ। हम कितना स्टबर्न है, उसने ठंडे अंदाज में हंसते हुए कहा। कंप्यूटर बंद कर दिया। बस चाहता है हम उसे ढूंढें। ऐसे चाइल्डिश ट्रिक्स काम नहीं करेंगे। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर बच्चे स्कूल की बातें कर रहे थे। वो उन्हें खाना सर्व कर रही थी। कभी कभी ऊपर देखकर स्माइल करती। सब कुछ परफेक्ट और हार्मोनियस लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कुछ मिसिंग है। मम्मी, अगले हफ्ते स्कूल में पेरेंट्स स्पोर्ट्स डे है, आप अंकल के साथ आओगी ना? छोटी ने एक्साइट होकर पूछा। हाँ जरूर, उसने ऑटोमेटिकली जवाब दिया। फिर एक पल के लिए रुकी। पहले तुम्हारे साथ कौन जाता था? तुम्हारे पापा, राइट। दोनों बच्चों ने एक साथ नापसंदगी दिखाई। हाँ वही, लेकिन हमें वो बिल्कुल नहीं चाहिए। छोटा सा मुंह बनाकर बोला। हमेशा ठंडा रहता है, बस घर पर रहता है, काम करता रहता है, बाहर जाना ही नहीं चाहता, खुद का ख्याल रखना भी नहीं आता। हमें वो बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरी ने भी कहा। अंकल हमेशा स्टाइलिश और हैंडसम लगते हैं, हमारे क्लासमेट्स हमसे जलते हैं। उसने हल्की सी ऑनवर्ड स्माइल दी और कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ाया। इसे ट्राई करो, मैंने खास तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से बनवाई है। उसने एक सिप लिया। उसकी आईब्रो हल्की सी सिकुड़ गई। बहुत ज्यादा स्वीट है। पहले उसकी कॉफी हमेशा मेरे हाथ से बनती थी और मैं कभी ऐसी गलती नहीं करता था। मुझे याद है, वो कॉफी बिना शुगर के पीती है। बस वही ऐड किया है जो तुम्हें पसंद नहीं आया था। शियान ने ध्यान से पूछा। इट्स फाइन। उसने कप नीचे रख दिया। आखिर में बस अपनी कफ एडजस्ट की। अगले कुछ दिनों में मैं कंपनी जा रही हूं। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जॉन फैमिली वैसे ही चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर छोटे छोटे बदलाव चुपचाप शुरू हो चुके थे। एक्सो जियान ने कभी हाउसवर्क नहीं किया था। कुछ बार ट्राई करने के बाद उसने सब कुछ हाउसकीपर को दे दिया। घर में सब कुछ फिर भी ठीक से चल रहा था, लेकिन जॉन, येंसी और कुछ सेंसिटिव लोगों को महसूस हो रहा था कि कुछ बदल गया है। अब घर में वो सॉफ्ट और कंफर्टेबल कपड़े नहीं थे जो परफेक्टली आयरन होकर रखे रहते थे। सोने से पहले मिलने वाला दूध का गिलास और ब्रेकफास्ट जो हर किसी के टेस्ट के हिसाब से केयरफुली तैयार होता था, ये सब अब गायब हो चुका था। लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन घर में वो पुरानी वॉमथ अब नहीं बची थी। फिर एक दिन जियानी एक बिजनेस पार्टी से देर रात घर लौटी। वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए सोफा पर बैठ गई। अपने असिस्टेंट को हाथ हिलाकर कहा, अब तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, घर जाओ। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, पूरा घर अचानक साइलेंट हो गया। जंग निची ने थके हुए अपने आईब्रो रब किए और अनकॉन्शियसली आवाज लगाई, कोई है। बोलते ही उसे एहसास हुआ, आज घर कुछ अलग लग रहा है। उसके लिए कोई वॉल लैंप ऑन नहीं था। टेबल पर कोई गरम हैंगओवर सूप नहीं रखा था। मिसेस वांग, मैंने कहा था आज डिनर पार्टी है, घर में कुछ भी तैयार क्यों नहीं है? उसने हाउसकीपर को गहरी आवाज में बुलाया। थोड़ी देर में मिसेस वांग जल्दी से आई और थोड़ी असहज होकर बोली, सॉरी मैडम, पहले जब आप देर से आती थीं सब कुछ मास्टर खुद तैयार करते थे, इसलिए हम भूल गए। और जो हैंगओवर सूप आपने कहा, वो भी मास्टर खुद ही बनाते थे, खुद इंग्रेडिएंट्स लाते थे, किचन में घंटों खड़े रहकर बनाते थे, हमें बीच में आने नहीं देते थे। अगर आपको चाहिए तो मैं अभी सीख कर बना देती हूं। ये सुनकर जंग निच्ची के दिल में कुछ अजीब सा हिला। एक अनजान इमोशन उठ गया। तो ये सब चीजें पहले वो खुद एक एक करके करता था। उसे पता था कि मैं फैमिली के लिए डेडिकेटेड हूं, लेकिन आज पहली बार उसे साफ साफ पछतावा महसूस हुआ, जैसे वो मुझ पर थोड़ा डेप्टेड भी हो। वो किचन के बीच खड़ी थी। मार्बल काउंटर से टकराकर ठंडी लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मिसेस वांग साइड में खड़ी थी, सांस भी धीरे ले रही थी। तो इन 6 सालों तक वो चुपचाप ये सब करता रहा और कभी कुछ कहा भी नहीं। उसकी आवाज हल्की सी भारी हो गई। मिसेस वांग ने धीरे से सिर हिलाया। मास्टर कभी हमें कुछ करने नहीं देते थे, कहते थे आपका पेट वीक है, बाहर का सूप बहुत हैवी होता है, इसलिए वो खुद ही सब कंट्रोल करते थे। जियानी की उंगलियां टेबल पर हल्के हल्के टैप कर रही थीं। पूरे 6 साल। हर बार जब वो बिजनेस डिनर से लौटती थी, चाहे कितनी भी देर हो,
टेबल पर हमेशा गर्म सूप रखा होता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके पीछे कोई पूरी रात जागता है। क्या मैं ट्राई करूं बनाने का? बटलर ने धीरे से पूछा। नहीं, जरूरत नहीं, उसने सीढ़ियों की तरफ मुड़ते हुए कहा। सब लोग जाकर आराम करो। मास्टर बेडरूम के पास से गुजरते हुए उसने एक्सोजेन की धीमी सांसें सुनी। वो नींद में पलटा। सिल्क कंबल से हल्की सी आवाज आई। जंग निची दरवाजे पर खड़ी रह गई। अचानक उसे पुराने दिन याद आ गए, जब वो पहली बार इस घर में आई थी। उसे ये अरेंज मैरिज वाला रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर बहाने बनाकर बाहर रहती थी, घर देर से आती थी, लेकिन चाहे वो जब भी लौटती, मैं हमेशा लिविंग रूम में उसका इंतजार करता था। मेरी नींद बहुत हल्की थी, छोटी सी आवाज से भी जाग जाता था। कई बार जब वो आधी रात को आती तो मुझे सोफा पर सिकुड़कर सोया हुआ पाती। टीवी ऑन होता, वॉल्यूम सबसे कम पर। उस वक्त उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मुझे देखकर भी नजरअंदाज कर देती, सीधे अपने कमरे में चली जाती, लेकिन मैं ये सब सालों तक करता रहा। फिर एक दिन उसने रुककर मुझे कंबल उड़ाया। सब कुछ कब बदल गया? शायद तब से, जब एक्सो जियान वापस आया। वो धीरे धीरे घर कम आने लगी, बच्चों को भी उसके पास ले जाने लगी, उनका ज्यादा समय उसके साथ गुजरने लगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी सवाल नहीं किया। मैंने गुस्से में कहा था, तुम मेरी वाइफ हो, ऊचिन और यूए मेरे बच्चे हैं, फिर तुम हर दिन किसी और के पास क्यों जाती हो? मैं कुछ पल रुका, आगे बोल नहीं पाया। आंखें लाल हो गई थीं। तुम लोग ऐसे हो गए हो कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, हस्बैंड या सिर्फ नाम का? लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ ज्ञान था। वो घर आई, मेरी बात सुनी और मुझे ही अनरीजनेबल समझा। ठंडी आवाज में बोली, क्या तुम भूल गए? अगर तुम बीच में नहीं आते तो जेन ही इस फैमिली का हिस्सा होता। मैं वहीं खड़ा रह गया, उसकी आंखों में देखकर एक अजीब सा दर्द और यकीन टूटने का एहसास था। उस वक्त उसने पहली बार मेरी हालत देखी। मेरी आंखों में दर्द और यकीन न करने वाला एक्सप्रेशन। उसका दिल भी एक पल के लिए हल्का सा डगमगाया। लेकिन जीन ही वो इंसान था जिससे वो सच में प्यार करती थी, इसलिए उसने परवाह नहीं की। मैं वहीं खड़ा रहा, बिना कुछ बोले, फिर मुड़ा और चला गया। उसके बाद मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, जैसे वो बातचीत कभी हुई ही नहीं, और वो ये सोचकर सेटिस्फाइड थी कि मैं अभी भी समझदार हूं। अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे कंट्रोल किया हो। वो बच्चों के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। लू उचिन और लू यूए गहरी नींद में थे। उनके छोटे सिर एक दूसरे से टिके हुए थे। बेड साइड पर रखी फोटो में वो दोनों एक्सोजेन के साथ मुस्कुरा रहे थे। मेरी सारी फोटो किसी समय हटा दी गई थी। जहां पहले मेरी फोटो लगी होती थी, अब वहां खाली जगह थी। पता नहीं क्यों उसका दिल भी उसी खाली जगह की तरह खाली लगने लगा। वो मास्टर बेडरूम में नहीं गई, अकेली लिविंग रूम में आकर बैठ गई। खिड़की से ठंडी चांदनी अंदर आ रही थी। जंग निची ने सीधे लेकर कैबिनेट से व्हिस्की की बोतल उठाई और बिना सोचे एक बड़ा सिप ले लिया। तीखी लिक्विड ने गला जला दिया, लेकिन दिल की बेचैनी को जरा भी कम नहीं कर पाई। उस दिन के बाद जंग निची ने काम को बहाना बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर आना कम कर दिया। वो अक्सर घर से गायब रहने लगी। एक्स जियान और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो गया। कभी जिम में रहता, कभी अपने लुक्स और स्टाइल पर ध्यान देता। लू उचिन और लू यूए को अब स्कूल ले जाने वाला कोई नहीं था। पहले मैं उन्हें ले जाता था। एक्स जियान उनका फेवर जीतने के लिए अक्सर चुपके से उनके लिए स्कूल लीव ले लेता, उन्हें बाहर घुमाने ले जाता। धीरे धीरे बच्चे भी वैसे ही बनने लगे। स्कूल जाना बंद कर दिया, पूरा दिन बाहर घूमते रहते। शियान को सब पता था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यंग मास्टर और मिस पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। टीचर का फोन आया था घर पर। वो कह रहे थे, आप बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें, वो हमें नहीं सुनते। क्या आप घर आकर उन्हें समझा सकती हैं? कम से कम स्कूल तो भेजिए। ठीक है, मुझे पता है, मैं बाद में देखूंगी। शियान सोफे पर लेटा हुआ था, अपने नए पर्म किए हुए बालों को देखकर खुश हो रहा था। उसे बताने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही काम में बिजी है। मैं नहीं चाहता उसे और टेंशन हो। उसने फोन काट दिया। उसके पास बैठे दोस्त ने मजाक में कहा, क्या सच में तुम उन 2 स्टेप चिल्ड्रेन को संभालने वाले हो? मैं कहता हूं अमीर औरत से शादी कर ली, वही काफी है। ये 2 बच्चे तो सिर्फ प्रॉब्लम है। किसने कहा मैं संभालूंगा? एक्स जियान ने उबासी लेते हुए कहा। उसकी आंखों में चालाकी साफ दिख रही थी। मैं तो चाहता हूं वो जितने बिगड़ सकते हैं उतने बिगड़ जाएं, ताकि आगे जाकर मेरे बच्चों के साथ इनहेरिटेंस के लिए कॉम्पिट ना करें। इतना कहकर उसने तुरंत उनके क्लास टीचर को कॉल किया। टीचर, हाल ही में मेरे बच्चे कुछ फैमिली मैटर्स में बिजी हैं, इसलिए स्कूल नहीं आ पा रहे। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
आप हमारी फैमिली सिचुएशन जानते हैं। उन्हें पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है और उनकी माँ भी अभी बहुत बिजी हैं। अगर कुछ हो तो मुझे डायरेक्ट बता देना, उन्हें बताने की जरूरत नहीं। फोन रखने के बाद वो पूरी तरह रिलैक्स हो गया और जल्दी ही इस बात को भूल गया। उसी शाम जिम से लौटने के बाद वो बहुत कम घर आता था। लिविंग रूम में बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही वो अंदर आया, दोनों बच्चे खुशी से उसकी तरफ भागे। अंकल जीन, आप आ गए। हमने आपको बहुत मिस किया। लेकिन इस बार जो उन्होंने देखा वो अलग था। जो इंसान हमेशा जेंटल स्माइल करता था, अब उसके चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन था। उसने छोटे से जवाब में कहा, पता है मैं बिजी हूं, तुम लोग खुद खेलो। लू उचिन को लगा वो पहले जैसा ही प्यार से खेलेगा। गुस्से में उसने अपना टॉय जमीन पर फेंक दिया। नहीं, आपको हमारे साथ खेलना होगा। ये सुनते ही एक्स जान का चेहरा अचानक डरावना हो गया। उसकी आंखों में अब जरा भी स्माइल नहीं थी। क्या कहा तुमने? तुम किस पर चिल्ला रहे हो? पता है मैं जल्दी ही तुम्हारी माँ से शादी करने वाला हूँ, इस घर का नया आदमी बनने वाला हूँ। तुम्हारी माँ को तुम कभी पसंद नहीं थे। वो बेकार बाप के साथ तुम भी जल्दी ही उसके लिए बेकार बन जाओगे। दोनों बच्चे डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लिए। सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब वो पहले की तरह मुझे परेशान करने वाले नहीं रहे। अच्छा है तुम समझ गए। याद रखना, इस घर में अब सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। अगर दोबारा मुझ पर आवाज उठाई तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर उसने उन्हें ठंडी नजर से देखा और ऊपर चला गया। उस दिन के बाद एक्स जान के इशारे पर घर के नौकर भी धीरे धीरे बच्चों को इग्नोर करने लगे। अब कोई उन्हें स्कूल नहीं ले जाता था। यहाँ तक कि धीरे धीरे उनका खाना भी अलग से नहीं बनता था। उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि एक्स जान खा ले, फिर जो बचता था वही उन्हें मिलता। झुलसा देने वाली धूप में जिंगशी सिटी तप रही थी। जंग विला के एयर कंडीशनर लगातार चल रहे थे। उचिन और यूए प्लेरूम के कारपेट पर लेगो से खेल रहे थे। बीच बीच में एक्स जान को देखते, जो आईने के सामने खड़े होकर अपनी टाई एडजस्ट कर रहा था। अंकल जिन, लू यूए ने डरते डरते पूछा, क्या हम आइसक्रीम खाने जा सकते हैं? आपने प्रॉमिस किया था। पिछले हफ्ते जब जंग निच्ची ने उन्हें नया वॉच गिफ्ट किया था तब वो बहुत खुश हुआ था। उसने बच्चों को मजाक में किक करते हुए कहा था बाद में आइसक्रीम खिलाने ले जाएगा। लेकिन अब उसने पलटकर भी नहीं देखा। चिड़चिड़े अंदाज में बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं बिजी हूं। लेकिन लू उचिन ने हिम्मत जुटाई। डरते डरते बोला, पिछले हफ्ते आपने कहा था हमें भी ले जाओगे, इतना ट्रबल क्यों हो तुम लोग? एक्स जान अचानक मुड़ा, हाथ में पकड़ी टाई को मरोड़ते हुए बोला, पूरे दिन बस खाते रहते हो, देखो कितने पतले हो गए हो। दोनों बच्चे डर के मारे पीछे हट गए। जब से पापा गए हैं उन्हें अब अंकल जीन का कोई केयर फील नहीं होता। वो जेंटल और फ्रेंडली स्माइल अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह सिर्फ चिढ़, गुस्सा और डांट रह गई थी। अपने कमरे में जाओ। शियान ने टिश्यू निकालकर अपने हाथ साफ करते हुए चिल्लाया, तुम्हें देखना भी इरिटेटिंग है। लू यूए की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। पिछली बार जब वो रोई थी, अंकल जियान ने उसकी जांघ को जोर से दबाया था और धमकी दी थी, अगर उसने मां को बताया तो उसके सारे फेवरेट टॉयज फेंक देगा। इन दिनों जंग येंसी बहुत कम घर आने का बताती थी। जब वो शाम को घर आती, बच्चे पहले ही सो चुके होते। शियान बाथरोब पहनकर उसे रिसीव करता। उसके शरीर से आफ्टर शेव की हल्की खुशबू आ रही थी। उसकी स्किन बहुत स्मूथ और केयरफुली मेंटेन की हुई लग रही थी। काम खत्म हो गया, आखिर तुम घर आ ही गई, उसने जेंटल टोन में कहा और उसका कोट ले लिया। मर्जर प्रोजेक्ट में कुछ इश्यू थे, अब से मैं घर आ पाऊंगी। जंग निची ने कोट उतारते हुए चारों तरफ देखा और अचानक पूछा, बच्चे कहाँ हैं? काफी समय से दिखे नहीं, जल्दी सो गए होंगे। डोंट वरी, मैं उनका बहुत अच्छा ख्याल रख रहा हूँ। शियान ने उसकी कमर पकड़ ली और कैजुअली बोला, नैन्सी कल एक चैरिटी इवेंट है, मुझे एक अच्छा रिस्ट वॉच चाहिए। बात पूरी सुने बिना ही जंग निची ने सिर हिला दिया। खुद ही चुन लो, मेरा ब्लैक कार्ड यूज कर लेना। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर उसने बच्चों को देखा। जो चीज उसे अजीब लगी वो ये थी कि लू उचिन और लू यूए असामान्य रूप से चुप थे। ध्यान से देखने पर लगा बच्चे कमजोर हो गए हैं, उनके चेहरे पतले हो गए थे। जंग येंसी ने कॉफी कप नीचे रखा और फ्रोन करते हुए पूछा, क्या हुआ? कहीं तबीयत खराब है? नहीं नहीं। ये सुनते ही लू उचिन घबराकर सिर हिलाने लगा। उसका हाथ कांप रहा था। चम्मच बाउल से टकराई और आवाज आई। तभी जियान किचन से फ्रूट प्लेट लेकर आया। हल्की स्माइल के साथ बोला, डोंट वरी नैन्सी, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। उसने झुककर लू चेन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उसका टोन बहुत जेंटल था, है ना उचिन? लू चेन का पूरा शरीर सख्त हो गया। उसने धीरे से जवाब दिया, हाँ। तभी जंग निची का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और टेबल से उठ गई। कंपनी का काम है, मुझे जाना होगा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, एक्स जान का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने लू यूए के हाथ से दूध का कप छीन लिया। चेहरे पर चिढ़ साफ दिख रही थी। इतना धीरे पी रही हो? स्कूल लेट होना है क्या? जल्दी खत्म करो, तुम्हारी माँ घर पर है इन दिनों। अब ठीक से स्कूल जाओ, कोई प्रॉब्लम मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसकी धमकी काम कर गई।
लू युए डर के मारे कांपने लगी, जल्दी जल्दी ब्रेड खाने लगी, लेकिन गलती से गले में अटक गया। उसका चेहरा लाल हो गया। बेकार। शियान ने घृणा से मुंह बनाया, देखने की भी जरूरत नहीं समझी, चिल्लाया, बिल्कुल अपने बाप की तरह। उसी वक्त ऑफिस में जंग निची काम कर रही थी कि उसका फोन वाइब्रेट हुआ। बटलर का कॉल था। मैडम, यंग मास्टर को तेज बुखार है, 40.5 डिग्री। हमें डर है कुछ हो ना जाए। जंग निची ने फ्रोन करते हुए पूछा, डॉक्टर को बुलाया? बुलाया है, लेकिन मिस्टर एक्सो ने कहा अर्जेंट नहीं है, वो पार्टी में चले गए। ये सुनते ही जंग निची का एक्सप्रेशन बदल गया। उसकी आवाज में टेंशन साफ थी। मैं अभी आ रही हूं, फैमिली डॉक्टर को पहले चेक करने दो। जब वो बारिश में जल्दी जल्दी घर पहुंची, उसने देखा लोचिन तेज बुखार में तप रहा था। उसका चेहरा लाल था, छोटा सा शरीर लगातार कांप रहा था। फैमिली डॉक्टर उसे आईवी दे रहा था। उसका एक्सप्रेशन सीरियस था। इतना सीरियस कैसे हो गया? मैडम, इसे 4 घंटे से हाई फीवर है, अगर और देर होती तो न्यूमोनिया हो सकता था। डॉक्टर ने धीरे लेकिन सख्त आवाज में कहा, बच्चे की बॉडी पहले से ही वीक है, इसे पहले ट्रीट करना चाहिए था। यह सुनकर जंग निच्ची का दिल कस गया। उसे याद आया, जब मैं था, बच्चे को हल्का सा भी बुखार होता तो मैं तुरंत नोटिस कर लेता, बिना थर्मामीटर के भी पता लगा लेता कितना फीवर है। एक्स जान कहाँ है? दिख क्यों नहीं रहा? बटलर हिचकिचाया, फिर बोला, उन्होंने कहा यह बस मामूली सर्दी है, वो प्रेसिडेंट वांग की बर्थडे पार्टी में गए हैं। जंग निची ने तुरंत फोन उठाया और उसे कॉल किया। फोन काफी देर तक बजता रहा, फिर उठा। पीछे से म्यूजिक और हंसी की आवाजें आ रही थीं। जान की आवाज खुश और थोड़ी नशे में थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लू उचिन का फीवर 40 के करीब है, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज पहली बार सख्त थी। एक्स जान तुरंत घबराया, सॉरी नैन्सी, मुझे लगा नॉर्मल फीवर है, मैं अभी घर आ रहा हूं। 1 घंटे बाद एक्स जान जल्दी जल्दी वापस आया, अभी भी पार्टी वाला सूट पहने हुए, आंखें हल्की लाल। वो जल्दी से जंग निची के पास आया, चेहरे पर पछतावा दिखाते हुए बोला, नैन्सी, मुझे सच में नहीं पता था कि उचिन इतनी सीरियस हालत में है। जंग निची ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैवी मेकअप था और शरीर से अभी भी अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। उसके दिल में हल्की सी घुटन उठी, लेकिन ये वही चेहरा था जिसे उसने सालों से चाहा था। इसलिए इस बार उसने खुद को सॉफ्ट कर लिया। अगली बार ध्यान रखना। देर रात आखिरकार लू उचिन का फीवर कम हुआ। तभी जंग निची का फोन फिर बजा। उसके असिस्टेंट का अर्जेंट कॉल था। मैडम, कंपनी में इमरजेंसी है, आपको तुरंत आना होगा। जंग निची ने अपने बेटे को देखा जो हॉस्पिटल बेड पर सो रहा था। एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, जियान, थोड़ी देर के लिए बच्चे का ध्यान रखना। शियान ने तुरंत सिर हिलाया, चेहरे पर वही एक्सप्रेशन, डोंट वरी, मैं उचिन का ख्याल रखूंगा। जंग निची जल्दी में निकल गई, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर पहुंचकर जब उसने पॉकेट चेक की तो उसे याद आया कि कार की चाबी कमरे में ही रह गई है। वो वापस लौटी। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, अंदर से जियान की ठंडी आवाज सुनाई दी, छोटे कमीने, क्या ड्रामा कर रहा है? मेरी पार्टी छोड़नी पड़ी मुझे। लू उचिन की कमजोर आवाज रोते हुए सुनाई दी, सॉरी अंकल, जियान, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। सुन ले, अपनी माँ के सामने बेचारी बनने की कोशिश मत करना। उसकी आवाज बिना किसी इमोशन के खतरनाक लग रही थी। अगर कुछ भी गलत बोला तो देख लेना मैं क्या करता हूं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लू उचिन रोते हुए बोला, मैं सुनूंगा, प्लीज मुझे मत मारो। हाँ, समझदार हो तुम, बिल्कुल अपने घटिया बाप की तरह। दरवाजे के बाहर खड़ी जंग निची ये सब सुनकर जड़ हो गई। उसकी आंखों के सामने उसका कभी पसंद किया हुआ इंसान एक पल में टूट गया। उसने जोर से दरवाजा खोला, तेज आवाज गूंजी। जियान पलटा। सामने जंग निची की गुस्से से भरी आंखें देख उसका चेहरा सफेद पड़ गया। घबरा कर बोला, मुझे समझाने दो, मैं बस। जंग निची बिना रुके उसके पास पहुंची और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। वो लड़खड़ाकर दीवार से टकराया। उसके सेट किए हुए बाल बिखर गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरी पीठ पीछे तुम ऐसा करते हो। आज तुम मेरे बच्चे को मारते हो, धमकाते हो, कल क्या मेरे ऊपर भी चढ़ जाओगे? निकल जाओ। जंग निची की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। आज ही अपना सारा सामान लेकर इस घर से निकल जाओ और दोबारा मुझे दिखाई मत देना। शियान जमीन से उठते हुए गिड़गिड़ाने लगा, मैं बस थोड़ा इम्पेशेंट हो गया था। मैं सच में इन बच्चों से प्यार करता हूं, आगे से अच्छा बर्ताव करूंगा। जंग निची ठंडे अंदाज में हंसी, मारना, डांटना, धमकाना, यही तुम्हारा प्यार है। वो मुड़ी और हॉस्पिटल बेड पर पड़े लू उचिन को देखा। बच्चा डर के मारे सिकुड़ा हुआ था, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ। जंग निची का दिल जैसे कट गया। वो कैसे इतनी अंधी हो गई थी कि अपने बच्चों का डर नहीं देख पाई। मम्मी, लू उचिन ने डरते हुए हाथ बढ़ाया, आंखों में डर भरा था। मैंने गलती की, मैं अंकल की बात मानूंगा, प्लीज मुझे छोड़ना मत। जंग निची घुटनों के बल बैठ गई, अपने बेटे का गर्म हाथ कसकर पकड़ लिया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये माँ की गलती है। उसने जियान की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और निराशा थी, जिसे देखकर वो खुद पीछे हट गया।
मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसे इंसान हो। जियान कुछ बोलने ही वाला था कि जंग निची ने कॉल बटन दबा दिया। सिक्योरिटी, इस इंसान को तुरंत बाहर निकालो। जब तक उसकी आवाजें कॉरिडोर से गायब नहीं हो गईं, जंग निची वहीं बैठी रही, पूरी तरह टूट चुकी। लू उचिन ने धीरे से उसकी स्लीव पकड़ी, रोते हुए बोला, मम्मी, मुझे पापा याद आ रहे हैं। क्या आप पापा को वापस लाओगी? उसकी आवाज भर्रा गई। जंग निची को वो दिन याद आया जब मैं घर छोड़कर गया था। मेरी आंखों में दर्द और ठंडापन जो उसने खुद दिया था। उसका दिल जोर से दुखने लगा। तभी लू युए भी उठ गई, आंखें मलते हुए उसके पास आई। मम्मी, मुझे भी पापा याद आते हैं। पापा कब वापस आएंगे? जंग निची ने दोनों बच्चों को कसकर गले लगा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे, बस दिल में एक अजीब सी कड़वाहट भरती जा रही थी। 2 दिन बाद लू उचिन ठीक होकर डिस्चार्ज हो गया। जंग विला के लिविंग रूम में एक्स जियान का सारा सामान रखा हुआ था। वो लेदर शूज में खड़ा जंग निची की स्लीव कसकर पकड़ रहा था। उसके नाखून उसकी स्किन में धंस रहे थे। नैन्सी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में पछतावा दिख रहा था। हम 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तुम इतनी छोटी सी बात पर सब खत्म कर दोगी? छोटी बात? जंग निची ने उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। मेरे बच्चों को अब्यूज करना तुम्हारे लिए छोटी बात है। उसने फोन निकाला और एक वीडियो दिखाया। उसमें जियान लू युए की जांघ जोर से दबा रहा था। छोटी बच्ची दर्द से रोने वाली थी लेकिन आवाज नहीं निकाल रही थी। और ये भी, उसने दूसरा वीडियो खोला। उसमें जियान बच्चों के दूध में स्लीपिंग पिल्स मिला रहा था ताकि वो जल्दी सो जाएं। जब तुम पार्टी में जाओ, ये देखकर जियान का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। तुमने मुझ पर नजर रखी। तुम्हें मुझ पर पहले से शक था। मैं अपने घर पर नजर रखती हूँ। जंग निची की आवाज ठंडी और खतरनाक हो गई। तभी एक मेड डरते हुए बाहर आई। मैडम, मुझे कुछ कहना है। उसने कांपते हुए जियान की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में घृणा साफ थी। जब से ये घर में आया है, ये हमेशा बच्चों को भड़काता रहा है। तुम झूठ बोल रही हो। जियान चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं किया, मेड ने हिम्मत जुटाकर कहा। जब मास्टर घर पर नहीं होते थे, ये बच्चों के लिए खिलौने और स्नैक्स लाता था और उन्हें सिखाता था कि मास्टर के बारे में बुरा बोलें। मैंने खुद सुना है इसे कहते हुए, तुम्हारे पापा तुम्हें कैंडी नहीं देते क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करते। उसने ये भी कहा था कि अगर यंग मास्टर और मिस कोई तरीका निकाल लें पापा को दूर करने का, तो वो दोनों सच में साथ रह सकते हैं। इसलिए अगले ही दिन यंग मास्टर ने खुद मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। ये सुनकर जंग निची का चेहरा और भी सख्त हो गया। उसने बटलर की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, उस दिन का सर्विलांस वीडियो निकालो। कुछ देर बाद जब वो वीडियो बड़े स्क्रीन पर चला, पूरा लिविंग रूम साइलेंट हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा था, दोनों बच्चे मुस्कुराते हुए मुझे सीढ़ियों से धक्का दे रहे हैं और पीछे खड़ा जियान सब कुछ देख रहा है। उसके चेहरे पर वो संतुष्ट और घमंडी स्माइल साफ दिख रही थी, जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। मम्मी, लू युए अचानक दौड़ती हुई आई और उसे लिपट गई। उसकी आवाज रोते रोते टूट रही थी। हमने गलती की, हमें पापा वापस चाहिए। लू उचिन भी पीछे आया। उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। अंकल जियान कहते थे, पापा अब हमें नहीं चाहते। क्या ये सच है? एक्स जियान ठंडी हंसी हंसा। बिल्कुल सच। उसे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। शायद अब वो किसी और औरत के साथ खुश होगा। जंग निची, तुम्हें पता भी नहीं था ना, उस दिन तुमने जो साइन किया था वो घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो डिवोर्स एग्रीमेंट था जो लू हाउ यू ने तुम्हें दिया था। अब तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं बचा। तुमने खुद अपने हाथों से उसे दूर कर दिया। एक और जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसकी जहरीली बात बीच में ही रुक गई। जंग निची का हाथ अभी भी हवा में था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसका सारा सामान बाहर फेंक दो। उसने ठंडी आवाज में ऑर्डर दिया। जो चीजें मैंने खरीदी हैं वो कुछ भी साथ नहीं ले जाएगा। जियान ने अपना चेहरा पकड़ लिया। उसकी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। जंग निची, तुम उस आदमी के लिए पागल हो गई हो। चुप रहो। जंग निची जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें झिंग शी सिटी में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। नौकर तुरंत हरकत में आ गए। जियान के सारे सूटकेस उठाकर बाहर फेंक दिए। लिमिटेड एडिशन चीजें, महंगे कपड़े, एक्सपेंसिव वॉच, सब सड़क पर ऐसे बिखर गए जैसे कोई कचरा हो। तुम्हें पछतावा होगा। जियान दरवाजे पर खड़ा चिल्ला रहा था। तुम्हें लगता है लू हाउ यू अभी भी तुम्हें चाहता है? वो बहुत पहले तुमसे थक चुका है। तभी जोर से दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। उसकी सारी गंदी आवाजें वहीं रुक गईं। लिविंग रूम फिर से खामोश हो गया। डरावनी खामोशी। जंग निची धीरे से बैठ गई। दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर उनके शरीर कांप रहे थे। आंसू उसके कपड़ों को भिगो रहे थे। मम्मी, क्या पापा सच में हमें नहीं चाहते? लू युए ने रोते हुए पूछा। जंग निची का गला भर आया। उसे वो दिन याद आया जब मैं घर छोड़कर गया था। वो डिवोर्स एग्रीमेंट जिस पर उसने खुद साइन किया था। उसका दिल जोर से दर्द करने लगा। नहीं, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद को समझा रही हो। पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो तुम्हें छोड़ नहीं सकते। शायद पापा बस थोड़ी देर के लिए दूर गए हैं। फिर वापस क्यों नहीं आए?
लू चिन ने आंसुओं से भरा चेहरा उठाकर पूछा, क्या इसलिए क्योंकि हमने पापा को सीढ़ियों से धक्का दिया था? जंग नीची के पास जवाब नहीं था। उसने बस अपने बेटे के आंसू पोंछे। मम्मी पापा को ढूंढेगी और उन्हें वापस लेकर आएगी। जब हाउसकीपर बच्चों को ऊपर ले गए तब जंग निची अकेली सोफे पर बैठ गई। उसने फोन निकाला और अपने असिस्टेंट को कॉल किया। धीमी आवाज में बोली, लू हाउ, यू को ढूंढो। जितनी जल्दी हो सके। फोन कट गया। उसकी नजर फायरप्लेस के पास रखी फैमिली फोटो पर पड़ी। 3 साल पुरानी फोटो। उसमें मैं सबसे किनारे खड़ा था। मेरी स्माइल जबरदस्ती की थी, लेकिन उस वक्त उसकी नजर मुझ पर कभी गई ही नहीं। उसे मेरे एक्सप्रेशन तक याद नहीं। अब सोचती है, शायद उसकी बार बार की अनदेखी ने ही मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। मैडम, बटलर ने धीरे से उसकी सोच तोड़ी। डिनर तैयार है, क्या बच्चों को नीचे बुलाऊं? जंग निची ने सिर हिलाया। आज मैं उनके साथ डाइनिंग में खाऊंगी। लू चिन और लू यूए चुपचाप खाना खा रहे थे। पहले जैसे शोर नहीं था। जो बच्चे पहले गोल मटोल थे, अब उनके चेहरे पतले हो गए थे। मम्मी, लू यूए ने धीरे से पूछा, मुझे पापा की याद आ रही है। वो कहाँ गए? इतने समय से वापस क्यों नहीं आए? जब आप उन्हें ढूंढोगी, क्या वो हमें माफ करेंगे? जंग निची का हाथ रुक गया। फिर उसने सिर हिलाया। चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हारे पापा हैं। पहले वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। रात के सन्नाटे में जंग निची स्टडी रूम में खड़ी थी। पिछले 6 महीनों की सर्विलांस फुटेज देख रही थी। हर वीडियो में मैं चुपचाप घर का काम करता दिख रहा था। बच्चों का ख्याल रखता, उसका इंतजार करता। मैं कम मुस्कुराता था, लेकिन जब भी बच्चों को जरूरत होती, मैं हमेशा उनके सामने होता। जब तक वो दिन नहीं आया जब बच्चों ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया और उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। जंग निची ने वीडियो बंद कर दिया। उसका दिल भारी हो गया। जब वो मुझे ढूंढकर वापस लाएगी, इस बार वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेगी। वो खिड़की के पास खड़ी थी। अपनी उंगलियों से रोज वो टेबल पर हल्की टैप कर रही थी। टेबल पर कुछ फोटो फैले हुए थे, जो उसके असिस्टेंट ने अभी दिए थे। हर फोटो जैसे उसकी आंखों में चुभ रहा था। कंफर्म है, ये वही है। उसकी आवाज बहुत गहरी और खतरनाक हो गई। असिस्टेंट ने पसीना पोंछते हुए कहा, जी मैडम, मास्टर ने यून चांग में एक बुक स्टोर खोला है। ये फोटो पिछले हफ्ते की हैं। फोटो में मैं एक बुक स्टोर के सामने खड़ा था, जिसका नाम था हाउ यू। पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर आती धूप मेरे ऊपर गिर रही थी। मेरे शरीर पर छोटे छोटे शैडो बन रहे थे। मैंने सिंपल लिनन शर्ट पहनी हुई थी। बाल पहले से छोटे थे। मैं झुककर एक छोटी लड़की से बात कर रहा था, जो लगभग 5 से 6 साल की थी। मेरी आंखों के बीच अब एक सॉफ्टनेस थी, जो बहुत समय से नहीं दिखी थी, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी। मेरे पास खड़ी एक छोटी सी औरत, उसकी जेंटल आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। मैंने उस छोटी लड़की को अपनी बाहों में लिया हुआ था। हम तीनों साथ खड़े थे और वो सीन इतना हार्मोनियस लग रहा था कि जैसे एक परफेक्ट तस्वीर बन गई हो। ये औरत कौन है जो मास्टर के पास खड़ी है? जंग निची ने फोटो पर उंगली जोर से दबाई। उस औरत का चेहरा ब्लर हो गया। लगता है ये मास्टर की यूनिवर्सिटी सीनियर है। नाम है एक्सो शयान, और जो छोटी लड़की है वो उसकी मर चुकी बहन की बेटी है। कॉलेज में ये लोग बस जान पहचान में थे। इस बार यून चांग में दोबारा मिले और मास्टर को वो छोटी लड़की बहुत पसंद है। अक्सर उसे बाहर ले जाते हैं। मिस चाओ भी उनके साथ जाती हैं। बस करो और कुछ मत बोलो। जंग निची ने हाथ उठाकर रोक दिया। उसके दिल में एक अजीब सी कड़वाहट उठ रही थी। लू हाउ यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और औरत को उस नजर से देखने की, वो नजर जो सिर्फ उसके लिए थी? तभी अचानक स्टडी रूम का दरवाजा खुला। लू यूए और लू चिन नंगे पांव अंदर दौड़ते हुए आए। उनके चेहरे अभी भी आंसुओं से भीगे हुए थे। मम्मी, लू यूए उसके गले लग गई। मिसेस वांग ने कहा, आपने पापा को ढूंढ लिया? क्या ये सच है? जंग निची ने उसे गले लगाया। उसकी नजर फिर फोटो पर गई। 3 महीने मैंने एक बार भी बच्चों से कांटेक्ट नहीं किया, और यहां मैं किसी और के साथ खुश दिख रहा था। क्या हम पापा के पास जा सकते हैं? लू उचिन ने उसका ड्रेस पकड़ते हुए कहा, हमें पापा की बहुत याद आ रही है। जंग निची ने फोटो में हम तीनों को देखा। फिर अचानक ठंडी हंसी हंसी। प्लेन तैयार करो, उसने असिस्टेंट से कहा। फिर धीरे से लू यूए के आंसू पोंछे। हम पापा को वापस लेकर आएंगे। उसे यकीन ही नहीं था कि मैं सच में किसी और को पसंद कर सकता हूँ। उसे लगा ये सब बस उसे जलाने के लिए है। आखिर मैंने उससे कितना प्यार किया था। 6 साल तक उसकी ठंडक सहता रहा। अगर वो खुद मुझे लेने आए बच्चों के साथ, तो मैं जरूर मान जाऊंगा। उसी समय यूनचांग के एक पॉटरी वर्कशॉप में मैं मिट्टी को शेप दे रहा था। याओ याओ मेरे पास टेबल पर लेटी हुई थी। उसके छोटे चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। अंकल, देखो मैंने क्या बनाया। उसने एक अजीब सा छोटा रैबिट दिखाया। मैंने झुक कर देखा, फिर मजाक में उसकी नाक पर थोड़ा मिट्टी लगा दिया। अरे रैबिट की नाक गोल नहीं होती क्या? याओ याओ हंस पड़ी। उसने भी मिट्टी उठाकर मुझे लगा दी। तभी शियान 3 कप गर्म चाय लेकर आई। उसके चेहरे पर भी थोड़ी मिट्टी लगी थी। तुम दोनों, उसने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी स्माइल छुप नहीं पाई। तुमने तो इस जगह को बैटलफील्ड बना दिया। ऊपर से आती धूप टेबल पर पड़ रही थी। चाओ शियान ने रुमाल निकाला।
मेरे गाल पर लगी मिट्टी साफ करने लगी। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे को छूते ही रुक गईं। शायद उसे एहसास हुआ हम बहुत पास हैं। उसके कान हल्के लाल हो गए। याओ याओ, ये सब देखकर हंसने लगी। उसने अपनी मिट्टी नीचे रख दी, बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा। अंकल, मैं बहुत खुश हूं। काश मैं हमेशा आपके और आंटी के साथ रह पाती। कितना अच्छा होता। मेरा दिल एक पल के लिए हिल गया। मैंने ऊपर देखा। उसकी नजरों में एक हल्की सी उम्मीद थी जो मेरे दिल को छू गई। लेकिन जैसे ही मुझे जंग नीची और बच्चों की याद आई, मेरी आंखें थोड़ी उदास हो गईं। तभी चाओ शियान ने माहौल बदलते हुए कहा, ये देखो, तुम्हें ये पसंद है। याओ याओ तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो गई, अपनी पुरानी बात भूल गई। मैंने सिर झुका लिया। मेरी उंगलियां मिट्टी को छू रही थीं। दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी, लेकिन साथ में एक दर्द भी। बाथरूम में मैं खुद को शीशे में देख रहा था। 3 महीने हो गए थे। आंखों के नीचे के काले घेरे अब कम हो गए थे। चेहरे की टेंशन भी खत्म हो चुकी थी। शरीर के जख्म भी धीरे धीरे भर रहे थे। यूनचांग की धूप और हवा ने जैसे मेरे अंदर के जख्म भी ठीक कर दिए थे। लेकिन जब याओ याओ ने साथ रहने की बात की, मेरे सामने फिर बच्चों के चेहरे आ गए, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया था। वही बच्चे जिन्होंने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया। क्या वो सब सच में भूल सकता हूँ? उसी दिन जंग नीची का प्राइवेट जेट योंग एयरपोर्ट पर उतरा। तेज धूप आंखों में चुभ रही थी। उसने आंखें सिकोड़कर देखा। दोनों बच्चों को बॉडीगार्ड नीचे उतार रहे थे। मम्मी, क्या हम सच में पापा से मिलेंगे? लू युए ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा। जंग नीची ने अपना ड्रेस ठीक किया। उसकी आवाज मजबूत थी। हाँ, पापा तुम्हें देखकर जरूर खुश होंगे। असिस्टेंट जल्दी से आगे आया और एक डॉक्यूमेंट थमाया। मैडम, हमने मास्टर की लोकेशन कंफर्म कर ली है। वो अभी शहर के ईस्ट साइड में एक पॉटरी वर्कशॉप में है, उन्हीं 2 लोगों के साथ। डॉक्यूमेंट में एक चोरी से ली गई फोटो भी थी। मैं एक छोटी लड़की के सामने बैठा था। उसके चेहरे से मिट्टी साफ कर रहा था और मेरे पास एक लंबी महिला खड़ी थी, हमें देखते हुए मुस्कुरा रही थी। कांच की खिड़की से आती धूप हम तीनों पर पड़ रही थी। एक ऐसा वार्म सीन बना रही थी जो आंखों को चुभ जाए। जंग नीची की उंगलियां अनजाने में कस गईं। फोटो का कोना मरोड़ दिया। जिस तरह वो औरत मुझे देख रही थी, वो नजर उसे बहुत अच्छी तरह याद थी। वही सॉफ्टनेस जो मैंने कभी उसे नहीं दी। गाड़ी तैयार करो, उसने ठंडी आवाज में कहा। अभी वहीं चलते हैं। पूरे रास्ते लू चिन और लू युए असामान्य रूप से चुप थे। दोनों खिड़की के बाहर देख रहे थे, अनजान शहर को देखते हुए। उनके छोटे हाथ बेचैनी से अपने कपड़ों को पकड़ रहे थे। जंग नीची ने नोटिस किया, आज दोनों बच्चों ने वही कपड़े पहने हैं जो मैंने पिछले साल उनके लिए खरीदे थे। मम्मी, लू चिन ने धीरे से पूछा, क्या आपको लगता है पापा हमें माफ कर देंगे? जंग नीची तुरंत जवाब नहीं दे पाई। उसके दिमाग में वही सीन घूम गया जब मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया गया था। मेरा दर्द भरा चेहरा और फिर मेरा मुड़कर चले जाना। वो माफ कर देंगे? आखिर में उसने बस इतना कहा जैसे खुद को ही समझा रही हो। पापा तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? गाड़ी एक पॉटरी वर्कशॉप के सामने रुकी। बड़े कांच के अंदर जंग नीची ने मुझे तुरंत देख लिया। मैं सिंपल व्हाइट टी शर्ट और जीन्स में था, पूरी फोकस के साथ मिट्टी को शेप दे रहा था। धूप मेरे चेहरे पर गोल्डन ग्लो दे रही थी, मुझे और भी सॉफ्ट दिखा रही थी। तभी याओ याओ ने शरारत से मिट्टी उठाकर मेरे चेहरे पर लगा दी। जंग नीची को उम्मीद थी मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन मैं हंस पड़ा और मजाक में उसे भी मिट्टी लगाने की धमकी दी। मैं खुलकर हंस रहा था, पूरी तरह खुश। वो स्माइल जो जंग नीची ने बहुत समय से नहीं देखी थी। पापा, ये कहते हुए लू युए अचानक बॉडीगार्ड का हाथ छुड़ाकर अंदर भागी। जंग नीची उसे रोक नहीं पाई, जल्दी से पीछे गई। जैसे ही दरवाजा खुला, विंड चाइम बजा। मैंने आवाज सुनी और ऊपर देखा। मेरी स्माइल तुरंत रुक गई। युए, मेरी आवाज हल्की कांप गई। मेरी नजर बच्चे से होती हुई जंग नीची पर गई, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी नहीं थी, सिर्फ दूरी और ठंडापन। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मुझे कैसे ढूंढा? याओ याओ ने अजनबियों को देखकर डरकर मेरे पीछे छुप गई। चाओ शियान तुरंत खड़ी हो गई, हमें प्रोटेक्ट करते हुए। पापा, लू उचिन भी अंदर आया और मेरे पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। हमें आपकी बहुत याद आई। इन दिनों क्या आप इन्हीं लोगों के साथ थे? क्या इन्हीं की वजह से? उसकी नजर याओ याओ पर पड़ी। वो गुस्से से उसे घूरने लगा। छोटी लड़की डरकर मेरी शर्ट पकड़ ली। मैं वहीं खड़ा रह गया, मेरा हाथ हवा में ही रुका रह गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन जैसे ही मैंने लू उचिन की आंखों में देखा, मुझे सब याद आ गया। मेरा एक्सप्रेशन तुरंत ठंडा हो गया। मैंने धीरे से एक कदम पीछे लिया। मेरी नजर बच्चों, चाओ शियान और आखिर में जंग नीची पर जाकर रुकी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी आवाज बहुत शांत थी। जंग नीची आगे बढ़ी। उसकी नजर चाओ शियान से होती हुई मुझ पर आकर रुकी। लू हाओ यू, हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। अब ये सब खत्म करो, तुम्हारी सजा काफी हो गई। बच्चों को भी अपनी गलती समझ आ गई है। जल्दी हमारे साथ चलो। वर्कशॉप में अचानक खामोशी छा गई। सब लोग हमारी तरफ देखने लगे। घर? मैं हल्का सा हंसा, ठंडी हंसी। कौन सा घर? पापा, हमारे साथ चलो।
लू युए ने मेरा हाथ पकड़कर हिलाया। उसकी आंखों में अब जिद नहीं थी, सिर्फ रिक्वेस्ट और डर था। हम आपको नाराज नहीं करेंगे, सच में पापा। लू उचिन भी जल्दी से बोला। हमने अंकल जियान को भगा दिया। मम्मी ने कहा, अब से आप ही हमारे पापा हो। मेरा एक्सप्रेशन हल्का सा बदला। मैं नीचे बैठ गया। बच्चों की आंखों के लेवल पर मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि हर चीज सिर्फ सॉरी बोलने से ठीक नहीं होती। क्यों? लू युए की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या आप हमें अब प्यार नहीं करते? ये सवाल सीधा दिल में लगा। मैंने कड़वी स्माइल के साथ कहा, पापा को सीढ़ियों से धक्का देना, पापा पर झूठा इल्जाम लगाना, ये सब किसने किया? क्या ये तुमने नहीं किया? तुम ही थे जो चाहते थे कि मैं नहीं, कोई और तुम्हारा पापा बने। ये बातें तुमने खुद नहीं कही थीं। मैं मानता हूं, मैं शायद परफेक्ट पापा नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा पूरी कोशिश की, तुम्हें प्यार दिया, तुम्हारा ख्याल रखा। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? दोनों बच्चों के चेहरे शर्म से झुक गए, कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन लू उचिन ने हार नहीं मानी। पापा, पहले हमें समझ नहीं था, अब हमें अपनी गलती पता है, प्लीज हमें माफ कर दो। तभी याओ ने धीरे से कहा, अंकल आप जाएंगे क्या? उसका छोटा हाथ मेरी शर्ट को कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखों में आंसू थे। चाओ शियान झुककर उसे उठाने लगी। याओ उसे धीरे से दिलासा दे रही थी, डर मत, वो जहां भी जाएगा तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। हमें उसकी चॉइस रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर वो यहां नहीं भी रहा तो भी वो तुमसे मिलने जरूर आएगा। जंग निची ये सब देख रही थी। उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा उबलने लगा। ये औरत आखिर है कौन? किस हक से इतनी करीब की बातें कर रही है? किस हक से वो बच्चे को गोद में लेकर लू हाओयू के पास खड़ी है, जैसे वो एक फैमिली हो? लू हाओयू, अब जिद छोड़ो। बच्चों को एक पिता की जरूरत है। क्या तुम अपने ही बच्चों को नहीं पालना चाहते? लेकिन दूसरों के लिए खड़े हो। उन्हें मेरी जरूरत है। मैं खड़ा हुआ। मेरी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो जंग निची ने कभी नहीं देखी थी। जब उन्होंने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था, तब उन्हें मेरी जरूरत थी। जब उन्होंने सबके सामने कहा था कि वो मुझसे नफरत करते हैं, तब उन्हें मेरी जरूरत थी। जब उन्होंने एक्स जियान को पापा कहा, तब उन्हें मेरी जरूरत थी। हर सवाल एक थप्पड़ की तरह था। जंग निची चुप हो गई। दोनों बच्चे और जोर से रोने लगे, मेरी शर्ट पकड़कर। हमें माफ कर दो पापा। लू युए रोते रोते सांस भी नहीं ले पा रही थी। अब से हम सिर्फ आपसे प्यार करेंगे, कभी आपको दुख नहीं देंगे। मेरी आंखें लाल हो गईं, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदला। चाओ शियान ने चुपचाप मुझे एक टिश्यू दिया। ये छोटा सा काम ही जंग निची को और गुस्सा दिला गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम होती कौन हो हमारे फैमिली मैटर में बोलने वाली? चाओ शियान ने शांत तरीके से अपने चश्मे को ठीक किया। उसकी आवाज स्थिर थी। मैं लू हाओयू की दोस्त हूं, और जहां तक हक की बात है, उसने रोते हुए बच्चों की तरफ देखा जो उसे चोट पहुंचा चुके हैं। उन्हें ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। जंग निची की मुट्ठी इतनी कस गई कि आवाज आने लगी। माहौल इतना टेंशन से भरा था जैसे अभी कुछ भी हो सकता है। तभी याओ ने धीरे से कहा, अंकल हमने जो बाउल बनाया था वो अभी पूरा नहीं हुआ। इस एक लाइन ने मुझे फैसला लेने में मदद कर दी। मैंने गहरी सांस ली और जंग निची की तरफ देखकर कहा, बच्चों को लेकर जाओ। मैंने दोबारा कहा, हमारे बीच अब कुछ भी बाकी नहीं है। पापा। दोनों बच्चे एक साथ चिल्लाए, मेरे पैरों से लिपट गए। प्लीज हमें मत छोड़ो। कुछ देर के लिए पूरा सीन बिखर गया। दुकान का मालिक भी समझ नहीं पा रहा था क्या करे। कुछ लोग वीडियो बनाने लगे। मैं उस भीड़ के बीच खड़ा था। मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। मेरे हाथ हल्के कांप रहे थे। जंग निची को अचानक एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे लगा था बच्चों को लाकर वो मुझे मना लेगी, लेकिन उसने मेरे दर्द के बारे में सोचा ही नहीं। कुछ जख्म सिर्फ सॉरी बोलने से नहीं भरते, जैसे टूटा हुआ बर्तन, चाहे कितना भी जोड़ लो, दरारें हमेशा दिखती हैं। उसने मुश्किल से कहा, उचिन, युए, चलो घर चलते हैं। नहीं, लो, उचिन रोते हुए बोला। उसने मेरी शर्ट और कसकर पकड़ ली। हमें पापा चाहिए। मम्मी ने कहा था आज हमें पापा को साथ लेकर जाना है। मैंने आंखें बंद कर लीं। आंसू चुपचाप बह गए। चाओ शियान ने चुपचाप याओ का हाथ पकड़ा। छोटी लड़की ने तुरंत मेरी उंगली पकड़ ली, जैसे मुझे ताकत दे रही हो। मैंने खुद को संभाला और ठंडी आवाज में कहा, शियान, इन्हें यहां से ले जाओ। मैंने जो कुछ कहा है वो बदलने वाला नहीं है। जो कुछ तुम लोगों ने किया मैं माफ नहीं कर सकता। अगर तुम लोग सिर्फ खर्चे की बात करने आए हो तो मैं पैसे भेज दूंगा, लेकिन बाकी किसी भी चीज के लिए मुझसे बात मत करना। अगर दोबारा यहां आए तो मैं पुलिस बुलाने में हिचकिचाऊंगा नहीं। ये शब्द जैसे किसी भारी वार की तरह थे। जंग निची का पूरा भरोसा टूट गया। उसे लगा था मैं बच्चों के लिए मान जाऊंगा, लेकिन मैंने पूरी तरह मुड़कर देखना भी छोड़ दिया। वो झुकी और बच्चों को पकड़ लिया। उनके रोने और छूटने की कोशिश के बावजूद उन्हें लेकर दरवाजे की तरफ चली गई। बाहर जाने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। मैं नीचे बैठा याओ को समझा रहा था। चाओ शियान मेरे पास खड़ी थी। हम तीनों की परछाई एक फैमिली जैसी लग रही थी। वर्कशॉप में फिर से सन्नाटा छा गया। मैं मशीन की तरह मिट्टी को दबा रहा था। मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। याओ मेरे पास चुप बैठी थी।
बीच बीच में मुझे देख रही थी। आखिर वो खुद को रोक नहीं पाई। अंकल, क्या आप बहुत दुखी हो? मेरा हाथ रुक गया। मैंने जबरदस्ती स्माइल की। नहीं, याओ याओ, टेंशन मत लो, अंकल तुम्हारे लिए बाउल पूरा करेगा। चाओ शियान चुपचाप एक कप गर्म पानी रख गई। क्या तुम थोड़ा रेस्ट करोगे? मैंने सिर हिलाया। मेरी नजर उस अधूरे बाउल पर टिक गई। उसका शेप भी बिगड़ा हुआ था, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। लू उचिन और लू युए के रोते हुए चेहरे बार बार सामने आ रहे थे। मेरा सीना भारी हो रहा था। वो बहुत पतले हो गए हैं। मैंने धीरे से कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हूं। शियान कुछ नहीं बोली, बस मेरे पास खड़ी रही। खिड़की से आती धूप टेबल पर पड़ रही थी। याओ याओ का बनाया छोटा बाउल हल्की चमक दे रहा था। आंटी, याओ याओ ने सोचा, फिर बोली, हम अंकल के लिए एक गिफ्ट बनाएं। चाओ शियान ने उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या बनाना है? एक छोटा घर, याओ याओ खुशी से बोली, ताकि अंकल के पास नया घर हो। उसकी मासूम बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे ध्यान से मिट्टी बनाते देखा और शियान को उसे सिखाते हुए। अचानक मुझे एहसास हुआ कब ये दोनों मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। याओ याओ, तुम अंकल के लिए घर क्यों बनाना चाहती हो? मैंने धीरे से पूछा। उसने अपनी साफ आंखों से मुझे देखा। क्योंकि अंकल खुश नहीं है। आंटी कहती हैं, घर वो जगह होती है जहां इंसान खुश रहता है। मैं चाहती हूं अंकल खुश रहें। मेरी आंखें फिर से लाल हो गईं। चाओ शियान ने हल्का सा सिर झुका लिया, थोड़ी शर्मिंदगी के साथ। उसके कान हल्के लाल हो गए। बच्चे बिना सोचे बोल देते हैं, लू हाउ यू, आप दुखी मत होइए, थैंक यू। मैंने अचानक कहा। मेरी आवाज हल्की भर गई थी, लेकिन मैंने आंसुओं के बीच मुस्कुराने की कोशिश की। तुम दोनों से मिलना मुझे सच में बहुत खुश करता है। याओ याओ तुरंत मेरी गोद में कूद गई। उसने अपने छोटे हाथों से मेरी गर्दन कसकर पकड़ ली। अंकल, क्या हम हमेशा ऐसे ही साथ रह सकते हैं, जैसे एक फैमिली? चाओ शियान के हाथ हवा में ही रुक गए। उसकी उंगलियों से मिट्टी गिर गई। हमारी नजरें मिलीं और हम दोनों हल्के से शर्माए। याओ, उसने धीरे से डांटा, ऐसे बोलने से उन्हें प्रेशर होगा। कोई बात नहीं। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए याओ याओ के सिर पर हाथ फेरा और शियान की तरफ देखकर नरम लेकिन पक्का कहा, मुझे आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना बहुत अच्छा लगेगा। मेरे सामने दोनों की आंखें चमक उठीं, जैसे दो चमकते तारे। मैं उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाया, मुस्कुरा दिया। और मेरे दिल का दर्द धीरे धीरे किसी और एहसास से भरने लगा। एक ऐसा सुकून जो मैंने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। यूनचांग में इन दिनों बहुत बारिश हो रही थी। मेरी बुक स्टोर में भी ग्राहक कम हो गए थे, लेकिन कई दिनों से एक मिबैग बाहर खड़ी थी। उसका मालिक रोज दरवाजे के सामने खड़ा रहता, लेकिन अंदर नहीं आता। अंकल देखो मैंने क्या बनाया। याओ याओ एक क्रेयॉन ड्राइंग लेकर भागती हुई आई, लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा, वो रुक गई। अंकल, आप फिर से दुखी हो क्या? उसने धीरे से पूछा। मैंने जबरदस्ती स्माइल की। कुछ नहीं कहा, बस उसकी ड्राइंग ली। बहुत सुंदर है। ये छोटा रैबिट है ना? हाँ। उसने जोश से सिर हिलाया, फिर खिड़की की तरफ इशारा किया। क्या वो बुरे लोग फिर से आए हैं, इसलिए आप दुखी हो? चाओ शियान शेल्फ के पीछे से आई। उसके हाथ में गर्म फूलों की चाय थी। वो खिड़की के सामने खड़ी हो गई, बाहर का व्यू छुपाते हुए। क्या पुलिस बुलाएं? उसने धीरे से पूछा। उसकी नजर उस लग्जरी कार पर गई जो एक हफ्ते से बारिश में खड़ी थी। धुंधले से दिख रहा था। दो छोटे साए खिड़की से चिपक कर अंदर देख रहे थे। मैंने सिर हिलाया, ठंडी आवाज में कहा, वो खुद ही चले जाएंगे। बारिश और तेज हो गई। अचानक सड़क के उस पार से कार का दरवाजा खुला। लू युए एक काला बड़ा छाता लेकर भागती हुई आई। उसका संतुलन बिगड़ रहा था। बारिश ने उसके कपड़े भिगो दिए थे, छोटे जूते भीग चुके थे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। वो बस जिद में दरवाजे को पीटती रही। पापा, प्लीज दरवाजा खोलो। उसकी आवाज बारिश को चीरती हुई अंदर तक आई। मुझे पता है आप अंदर हो, आपने हमें देख लिया है, फिर भी आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या आप सच में हमें नहीं चाहते? मेरी उंगलियां पर्दे को कसकर पकड़ चुकी थीं। उंगलियां सफेद हो गई थीं। चाओ शियान मेरे पास खड़ी थी। उसका हाथ धीरे से मेरे कांपते हाथ पर आकर टिक गया। एक आखिरी बार, मैंने धीरे से कहा। मेरी आंखें अब मजबूत हो चुकी थीं। इस बार सब खत्म कर दूंगा। मैंने फोन निकाला, वो नंबर खोला जिसे बहुत पहले ब्लॉक कर दिया था, और एक मैसेज भेज दिया। कैफे में मैं खिड़की के पास बैठा था, चुपचाप उनका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जंग नीची दोनों बच्चों के साथ आई। आज उसने बिजनेस सूट नहीं पहना था, एक सिंपल सफेद शर्ट जो हल्की सी सिकुड़ी हुई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। बच्चे भी बहुत कमजोर लग रहे थे। उनके कपड़े गंदे थे। वो पहले से काफी दुबले हो गए थे। पापा, लू युए मुझे देखते ही दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो मुझे छूने वाली थी, मैंने हल्के से खुद को पीछे कर लिया। बैठ जाओ। मैंने सामने की कुर्सी की तरफ इशारा किया। मेरी आवाज बहुत शांत थी। जंग निची की आंखें हल्के से कांपी। उसने धीरे से कहा, लू हाउ यू, इन दिनों बच्चे ठीक नहीं हैं। उनकी तबीयत पहले से ही कमजोर थी और उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मुझे पता है। मैंने उसे बीच में रोक दिया। बैग से एक पेपर एनवेल्प निकाला। ये उनका डेवलपमेंट जर्नल है।
जन्म से अब तक उनकी हर छोटी बड़ी बात इसमें लिखी है। उनकी एलर्जी, दवाइयां, सब कुछ। अब वो छोटे नहीं हैं। मुझे तुम पर भरोसा है। झंग निची का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आवाज कांप गई। इसका क्या मतलब है? मुझे ये सब नहीं चाहिए। लू हाउ यू, तुम समझ नहीं रहे। हमें बस तुम वापस चाहिए। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। सिर झुकाकर हल्की कड़वी हंसी हंसी, फिर धीरे से अपनी बाईं बाजू की स्लीव ऊपर की। एक गहरा डरावना निशान दिखा। ये तब का है जब लू उचिन ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था। उस रात कांच से कट गया था। 12 टांके लगे थे और उस वक्त तुम लोग एक्स जियान के साथ खुश थे, एक परफेक्ट फैमिली बनकर। लू उचिन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने हल्के से सिर हिलाया, फिर अपनी पैंट ऊपर की। पैर पर एक बड़ा डरावना निशान था, जैसे कोई गहरा जख्म कभी भरा ही नहीं। ये तब का है जब मैं लिफ्ट में फंस गया था एक्स जियान के साथ। तुमने कहा था उसे पियानो बजाना है और बिना सोचे मुझे वहीं छोड़ दिया। मेरी आवाज धीमी थी लेकिन हर शब्द चुभ रहा था। बस थोड़ा सा और। ये पैर शायद बचता ही नहीं। तुम लोग कहते हो तुमने जानबूझकर नहीं किया। मेरी नजर जंग निची पर गई। आंखों में सीधा ताना था, जैसे तुमने जानबूझकर मुझ पर आम खिलाने का झूठा इल्जाम लगाया था। जैसे तुमने सबके सामने कहा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो। और मेरे बारे में क्या? तुम्हारे कैजुअल वर्ड्स की वजह से जो चोट मुझे लगी वो भले इंटेंशनल नहीं थी, पर क्या वो इतनी आसानी से फॉरगिव हो सकती है? लू वे अचानक रो पड़ी। भागकर मेरे हाथ को पकड़ लिया। आई नो आई वॉज रॉन्ग। डैड, प्लीज घर वापस आ जाओ। हम अब कभी वैसे नहीं होंगे। मैंने अपनी आंसुओं से भीगी बेटी को देखा। मेरा दिल बिल्कुल शांत था, बस अंदर कहीं पुराना दर्द हल्का सा हिल रहा था। मैं चुप बैठा रहा, उसके रोने का इंतजार करता रहा। जब रोना धीरे धीरे कम हुआ तब मैंने धीरे से कहा, एक बार डैड ने तुम्हें बहुत सच्चा प्यार किया था। लू यूए का जन्म टाइम से पहले हुआ था। उसका वेट सिर्फ 4 पाउंड 8 ऑन्स था। डैड 7 दिन और 7 रात इंक्यूबेटर के पास खड़ा रहा। जब लू यूचिन को स्कूल में बुली किया गया और वो डरकर स्कूल जाने से मना करती थी, तब डैड हर दिन उसे क्लासरूम के दरवाजे तक छोड़ने जाता था। डैड को सबके बर्थडे याद रहते थे। अपने हाथों से तुम्हारे लिए केक बनाता था। लेकिन प्यार भी खत्म हो जाता है जब तुमने डैड को सीढ़ियों से धक्का दिया, कहा कि तुम डैड को फिर कभी नहीं देखना चाहती और शियान को अपना फादर चुन लिया। उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया। मैं खड़ा हुआ, कप के नीचे कॉफी के पैसे रखे और एक एक शब्द साफ बोला, आज डैड यहां सिर्फ ये बताने आया है कि डैड अब कभी वापस नहीं आएगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि डैड की नई लाइफ अब ब्राइट है, बल्कि इसलिए भी कि वो पास्ट के दलदल में फिर से फंसना नहीं चाहता और अब तुम्हारे साथ बिना मतलब उलझना नहीं चाहता। ये कहकर मैं बिना रुके मुड़ा और बाहर निकल गया। पीछे से लू यूए की दिल तोड़ देने वाली आवाज गूंजती रही, लेकिन मेरे कदम एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके। डैड, प्लीज हमें मत छोड़ो। मैंने सड़क के उस पार कैफे का दरवाजा खोला। छाओ शियान, याओ याओ का हाथ पकड़कर कार के पास खड़ी थी। जैसे ही याओ ने मुझे देखा, वो तुरंत भाग कर आई, मेरी बाहों में कूद गई। उसके छोटे छोटे हाथ मेरे चेहरे को छूते हुए घबराहट से पूछने लगे, अंकल शालू, आप ठीक हो? उन्होंने आपको बुली तो नहीं किया? मैंने उसे उठाया, उसके सॉफ्ट गाल पर किस किया। अंकल बिल्कुल ठीक है, चलो घर चलते हैं। चाओ शियान मेरे पास आई, कुछ नहीं पूछा, बस धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। 3 लोगों की परछाइयां धूप में कार की तरफ बढ़ रही थीं। सब कुछ इतना शांत और हार्मोनियस लग रहा था। उधर कैफे में लू यूए का रोना धीरे धीरे थम गया। जांग निची खिड़की के बाहर खाली नजर से देख रही थी। उसने मुझे एक अनजान कार में बैठते देखा, उस छोटी लड़की को मेरे पास सिमटते देखा और उस अनजान औरत को मेरा सीट बेल्ट लगाते देखा। मम्मा। लू यूचिन ने उसका कपड़ा पकड़ लिया। उसकी आवाज में पहली बार सच्चा डर था। क्या डैड सच में हमें अब नहीं चाहते? जांग निची के पास कोई जवाब नहीं था। जो यकीन लेकर वो यहां आई थी, अब उसका एक भी हिस्सा नहीं बचा था। इस बार सच में उन्होंने मुझे खो दिया था। मैं बालकनी में खड़ा था, याओ को गार्डन में फूलों को पानी देते देख रहा था। याओ याओ ने हल्की पीली ड्रेस पहनी थी, एक उलझा हुआ नर्सरी राइम गुनगुनाते हुए इधर उधर कूद रही थी। वो इतनी खुश लग रही थी। क्या सोच रहे हो? पीछे से किसी ने मुझे गले लगा लिया। चाओ शियान की ठुड्डी हल्के से मेरी पीठ पर टिकी थी। उसके शरीर से अभी भी डिसइंफेक्टेंट की हल्की खुशबू आ रही थी। शायद वो अभी अपनी शिफ्ट से लौटी थी। मैं पलटता उससे पहले ही हल्का सा हंस पड़ा। मैं हमारी पहली मुलाकात याद कर रहा था, जब तुम याओ याओ को लेकर मेरी पिक्चर बुक्स देखने आई थी। चाओ शियान हल्के से हंसी, उसकी आंखों में नरमी भरी थी। उस वक्त मैंने सोचा था, इतने साल बाद भी स्कूल का ये जूनियर इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? तुम तो काफी फ्लैटर हो, मैंने हल्के से हंसते हुए कहा। हमारी हंसी सुनकर याओ अलर्ट हो गई। यार्ड में खड़ी याओ ने वाटरिंग कैन फेंकी और एक छोटी तितली की तरह भागकर आई। आंटी, अंकल, आप दोनों क्या सीक्रेट बात कर रहे हो? चाओ शियान झुकी, याओ याओ को उठाया, उसके मिट्टी लगे छोटे चेहरे पर किस किया। आंटी अंकल से पूछ रही थी,
क्या अंकल हमारे साथ हमेशा रहना चाहते हैं? याओ याओ की आंखें तुरंत चमक उठी। उसने मेरी शर्ट कसकर पकड़ ली। सच में अंकल हमारे साथ हमेशा रहेंगे। मेरा दिल जैसे गर्म पानी में घुल गया। मैंने उसकी उम्मीद भरी आंखों में देखते हुए सिर हिलाया। अगर याओ याओ माने तो अंकल हमेशा यहीं रहेगा। मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ। याओ खुशी से चिल्लाई, मेरी गर्दन से लिपट गई। फिर चाओ शियान की तरफ मुड़कर बोली, आंटी जल्दी अंकल को रिंग दो, जैसे टीवी में होता है। चाओ शियान के कान हल्के गुलाबी हो गए। उसने अपनी पॉकेट से छोटा सा रेड वेलवेट बॉक्स निकाला, मेरी तरफ बढ़ाया। लू, क्या तुम? उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। क्या तुम तैयार हो? उसने पूरा पूछा भी नहीं था और मैंने पहले ही जवाब दे दिया। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर पूरी खुशी थी। हमारी शादी 3 महीने बाद फिक्स हुई। शादी वाले दिन धूप कुछ अलग ही खूबसूरत थी। चाओ शियान ने सिंपल व्हाइट ड्रेस पहनी थी। हाथ में जंगली फूलों का बुके था, जो याओ याओ ने खुद तोड़ा था। वो सबकी दुआओं के बीच मेरी तरफ चली आ रही थी। जैसे ही पंडित ने हमें ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ घोषित किया, याओ याओ खुशी से मेरी बाहों में कूद गई और साफ साफ मुझे स्टेप फादर बुलाया। मेहमानों की भीड़ के पीछे 3 अकेली परछाइयां खड़ी थीं। चाओ शियान ने मेरा हाथ पकड़ा, धीरे से कहा, मैं हैंडल कर लूं। मैंने हल्के से सिर हिलाया, नहीं, इस बार मुझे खुद जाना है। मैंने गहरी सांस ली, दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, लू यूए दौड़कर मेरी तरफ आई। डैड, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैंने एक कदम पीछे लिया। उसके हक से बचते हुए ठंडे स्वर में पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जांघ नीची की नजर मेरे पीछे शादी के सेटअप पर टिक गई। उसकी आवाज भारी थी, आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हम बस तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आए थे। कोई जरूरत नहीं, प्लीज यहां से चले जाओ। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन बिल्कुल क्लियर और फाइनल थी। वाई का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने दोनों रोते हुए बच्चों को पकड़ने की कोशिश की। उसकी आंखों में बस डेस्परेशन था। यूचिन, यूए, चलो यहां से। नहीं, लू यूए ने उसका हाथ झटक दिया। भागकर मेरे पैरों से लिपट गई। जोर जोर से रोते हुए बोली, डैड प्लीज मेरी तरफ देखो, बस एक बार मुझे देख लो। मैं झुका, उस बेटी को देखा जिसे मैंने कभी अपनी जान से ज्यादा संभाला था, लेकिन घुटनों पर नहीं बैठा। बस धीरे से उसके छोटे हाथ हटाए। गुड बाय लू यूए, और लू यूचिन भी, अब मुझे ढूंढने मत आना। जाओ, अपनी नई लाइफ जियो। मेरी भी अब अपनी एक नई लाइफ है। जैसे ही मैं मुड़ा, पीछे से जांघ नीची की टूटी हुई सिसकियां और बच्चों की दिल चीर देने वाली चीखें सुनाई दे रही थीं। लेकिन जब मैं वापस शादी वाले एरिया में पहुंचा और याओ याओ को छोटे फूलों की टोकरी लेकर मेरी तरफ भागते देखा और चाओ शियान को धूप में खड़े मुस्कुराते हुए देखा, वो सारी आवाजें धीरे धीरे धुंधली पड़ गईं, जैसे अब उनका मुझसे कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। बाद में मुझे पुराने बटलर से पता चला, जांग फैमिली की हालत ठीक नहीं चल रही थी। एक्सो जियान के एक्सपेल होने के बाद घर बिखर गया था। जांग निची काम में डूबी रहती थी। दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में रहने लगे। उनका बिहेवियर दिन पर दिन और मुश्किल होता जा रहा था। उन्होंने एक बार फिर युंगचुंग आकर मुझे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी ने ही रोक दिया। कभी कभी मैं पास्ट के सपने देखता हूँ। लू चेन का वो तेज बुखार जो उतर ही नहीं रहा था, और मैं पूरी रात जागकर उसका ख्याल रख रहा था। उन दोनों बच्चों की मुस्कान, जब उन्होंने पहली बार मुझे डैड कहा था, लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुलती है, चाओ शियान तुरंत समझ जाती है, मुझे धीरे से गले लगा लेती है। उसकी आवाज सॉफ्ट होती है। लू, क्या तुम्हें कभी पछतावा होता है? उसने एक बार हल्के डर के साथ पूछा था। मैंने यार्ड में खेलते याओ याओ और उन 2 छोटी बिल्लियों को देखा और सिर हिला दिया। मेरी अभी की लाइफ बहुत खुश है। आगे का रास्ता पूरा रोशनी से भरा है। अब मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। तभी याओ दौड़ती हुई आई, दोनों छोटी बिल्लियों को उठाए। उसके चेहरे पर घास लगी हुई थी और वो एक्साइटेड होकर बोली, स्टेप फादर, ये कितनी क्यूट है ना, क्या हम इन्हें रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए उसके पसीने से भीगे चेहरे को प्यार से छुआ। ये हमारा घर है, यहाँ तुम भी फैसले ले सकती हो। धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर हम तीनों पर गिर रही थी। रोशनी और परछाइयों के पैटर्न हमारे चारों तरफ बन रहे थे, और जो अंधेरा कभी मुझे घेर कर रखता था, वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।